हिजड़ा एक बायोलॉजिकल फॉर्मेशन है। ओके। यूनक बाद में क्रिएट किए जाते हैं, यूनक होते नहीं हैं। अच्छा। और ये क्रिएट किए जाते थे क्योंकि इनके लिए पूरा इतिहास में अब रिकॉर्ड्स हैं जो बताते हैं कि हाँ, इनका एक स्पेसिफिक रोल था समाज के लिए, इसलिए ऐसा किया जाता था। क्रिएट करते हैं से क्या मतलब? क्रिएट करने से मतलब है उनको इमैस्कुलेट किया जाता है, मतलब किसी मर्द को हाँ। उस क्षमता से दूर कर दिया जाता है कि वो आगे किसी को जन्म दे सकता है। आप ये समझिए, ये पूरी एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री थी। और ये ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री इसलिए थी क्योंकि इस ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी डिमांड थी। ओके। और वो डिमांड इस तरह की थी कि ये लोग समाज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। द थर्ड जेंडर। द थर्ड जेंडर्स। सो आप चाहे बाइजेंटियन एम्पायर देखिए, चाहे मामलुक्स देखिए, चाहे आप रोमन्स को देखिए, चाहे आप ग्रीक्स को देखिए, सब में यूनक है। जो ये वर्ड है यूनक, ये बेसिकली आता ही ग्रीक से है। अच्छा। और ग्रीक से मतलब बेसिकली इसका मतलब है बेड चैम्बरलिन, जो इंसान जब बादशाह सोता है उसकी रक्षा करता है। तो जब ऐसा माना जाता है, जैसे कि माना क्या जाता है, बेसिकली आप नींद में होते हैं तो आप यूँ समझिए कि आप मृत हैं। हाँ। नींद में आपको आके कोई मार डाले तो आप नहीं जान पाएंगे कि किसने आपको मार दिया, कोई आप पे हमला करे। एग्जैक्टली। तो राजा के इर्द गिर्द साजिशें होती ही रहेंगी। हाँ। तो बेड चैम्बरलिन का बहुत अहम रोल है बादशाह की trustworthy सिक्योरिटी। यस। सो यहाँ ये है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अब ये जो ट्रस्ट जिसको आपने ठीक से इंगित किया, यही वो चीज़ है जो यूनक को राजा से जोड़ती है। वफादार है, ट्रेजरी का ध्यान रखने के लिए ये लोग चाहिए। ट्रेजरी इतनी बड़ी चीज़ है कि ट्रेजरी पे यदि कब्ज़ा हो जाता है तो आपका पूरा सल्तनत जा सकती है। खजाना सबसे अहम। खजाना सबसे अहम है। सो अब उस खजाने की रक्षा के लिए यही लोग हो सकते हैं। और ये लोग बादशाह से वफादार क्यों रहेंगे? क्योंकि वो जानते हैं कि ना उनकी पत्नी हो सकती है, ना उनके पति हैं, दोनों नहीं हैं तो उनके बच्चे नहीं हैं। और जब उनके बच्चे नहीं हैं तो उनको किसके लिए जमा करना है? They have to be well versed in everything. They have to be advisors, they have to be fighters, they have to be soldiers, they have to be, you know, good administrators, they have to be good managers, they have to be everything basically. यानी कि आज के समय में इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका जो सबसे खास आदमी होगा, वो रोल वो प्ले कर रहे थे उस जमाने में। क्यों? क्योंकि वो सबसे वफादार है। मैंने किसी ज़माने में एक पेपर लिखा था जिसमें मैंने बताया था कि भाई ये पहले तो सारे खान थे, उसके बाद ये सब राम हो गए, और जयपुर स्टेट रामानंदी है। कि जब अंग्रेज़ों ने उन पर अटैक किया रेजिमेंट ने 1834 में, तो वो उनके एबिसिनियन स्लेव्स ने जब लड़ाई करना शुरू किया तो अंग्रेज़ों को, जैसे कहते हैं, आप कह सकते हैं, छक्के छुड़ा दिए। और ये यूनक्स थे। अंग्रेज़ पूरी नज़र रखे हुए हैं कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। उस ज़माने में ये लोग न्यूज़ कैरियर्स हैं, यूनक्स। यानी कि ये जो सिर्फ एक एक्ट आया, इसने इन्हें सोसाइटी से अलग थलग कर दिया कि आप अब दिखने नहीं चाहिए, अब आप नॉर्मल नहीं है कि आप दिखाई दें, क्योंकि आप दिखाई देंगे तो आपकी वजह से हम पे कुछ आफत आ सकती है। तो ये इस एक्ट ने किया, एक तरीके से लीगल था ये, लेकिन दिलों में तो किसी के उस वक्त भी इतना बैर नहीं होगा जिस तरह से आज हम जो देखते हैं कि दिलों में वो दूरियां हैं। आई थिंक उसका कारण है क्योंकि आप लगभग 150 पौने 200 साल तक आप एक समुदाय से इंटरैक्ट ही नहीं करते। अच्छा। आप उनसे बात ही नहीं कर रहे, तो यही होगा। हिंदुस्तान के सारे समाज को वो जगह देनी होगी कि आप वो जगह दीजिए जहां ये यदि आपके बगल में फ्लैट लें तो आपको तकलीफ ना हो। इस 15 अगस्त 2024 को हम आज़ादी के 77 ईयर्स 77 साल कंप्लीट कर रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी द 78th इंडिपेंडेंस डे, इंडियन इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को बहुत बहुत इसकी शुभकामनाएं कि हम आज़ादी के इतने साल पूरे कर चुके हैं। और आज आज़ादी के इतने साल पूरे होने के बाद भी हम उस जेंडर की बात करना चाहेंगे, उस पीढ़ी की बात करना चाहेंगे, उन लोगों की बात करना चाहेंगे जो शायद आज भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। शायद जिन्हें ब्रिटिशर्स ने दबाने की कोशिश की, गायब करने की कोशिश की एक समय में। ये हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो आज अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहा है आज के समय में भी। और इनका हमारे आज़ादी में, हमारी इंडियन इंडिपेंडेंस में आखिर क्या रोल रहा है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। हम हमेशा जब भी आज़ादी की बात होती है, हम
बहुत बड़े बड़े हमारे नेताओं की बात करते हैं, हाँ, जिनके बिना ये शायद आज़ादी मुमकिन नहीं थी, लेकिन हम उन्हें भी नहीं भुला सकते जिनके बिना भी ये आज़ादी हमारी भारत की मुमकिन नहीं थी, और वो है हमारा थर्ड जेंडर। यस, और आज हम बात करेंगे ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट हमारे इंडिपेंडेंस डे स्पेशल इस वीडियो में द रोल ऑफ थर्ड जेंडर, हमारी सोसाइटी का थर्ड जेंडर, इसने क्या रोल निभाया, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हमारी आज़ादी की लड़ाई में। मैं मानसी हूं आपके साथ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। हमारे साथ में हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री की जानकार, हिस्ट्री की एक्सपर्ट मनीषा चौधरी। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट मैम। थैंक्स मानसी। तो आपसे जब मेरी ऑफ कैमरा बात हो रही थी इस डिस्कशन को लेकर कि हम आपके साथ इस पर पॉडकास्ट करना चाहते हैं, द रोल ऑफ थर्ड जेंडर इन द इंडियन इंडिपेंडेंस, और मैंने आपसे कहा था कि ये ऐसा विषय है जिस पर हमें कुछ रिसर्चेस भी नहीं मिल रही हैं, एंड यू वर लाइक कि हमें आर्काइव्स में जाके उन नामों को, उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो अपना रोल निभा चुके हैं। और ये वाकई मुझे बहुत सैड लगा सुनकर कि कितने सारे नाम हमारे दिमाग में आ जाते हैं, राइट फ्रॉम महात्मा गांधी, फ्रॉम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने बहुत बड़ा आज़ादी में अपना रोल निभाया है, और हमें उन नामों को आर्काइव्स में जाके ढूंढना पड़ता है जो शायद छुप गए और जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा हमारी आज़ादी की लड़ाई में। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्या आपको ये लगता है कि आज़ादी के 77 साल बाद थर्ड जेंडर आज भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है मानसी। जैसा कि अभी आपने कहा कि हमें थर्ड जेंडर के लिए कोई वॉइसेस नहीं मिलती हैं, पर पिछले कुछ दशकों में, मैं कहूँगी इनफैक्ट 2 ही दशकों में, केवल 2-3 ऐसे ट्रांसजेंडर्स हैं जिन्होंने कुछ रिमार्केबल करने की कोशिश की है और जिन्होंने अपना नाम बनाया है। और नो डाउट उससे काफ़ी बदलाव आया है, और बदलाव काफ़ी भी नहीं है वो, क्योंकि अभी भी ट्रांसजेंडर्स को लोग काफ़ी हीन भावना से देखते हैं। और इसका सिर्फ एक कारण है, मुझे लगता है कि उसके बारे में क्योंकि समझ कभी भी उन लोगों ने डेवलप करने की कोशिश नहीं की गई है। हमारे समाज में हमेशा, क्योंकि या कहीं हमारे समाज में नहीं, किसी भी समाज में लाइक माइंडेडनेस और सेफ सोसाइटी के सबके अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, और उस सेफ समाज में या लाइक माइंडेड सोसाइटी में या अपने सोशल सर्कल्स की जो अंडरस्टैंडिंग है लोगों को, उसके लिए लोग बड़े कॉन्शियस रहते हैं। आप किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, तुम्हारे दोस्त कौन हैं, ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं लोगों के लिए एक समय के बाद में। तो ये हमारे, क्योंकि आप कह सकते हैं ये क्योंकि समाज के चित्रण हैं, और हम इससे ये जान पाते हैं कि हमारा मतलब समाज, या कहिए हम लोग किस तरह की ग्रुपिंग्स करना चाहते हैं। जी। बहुत एक समय पहले तक ये बड़ी अवधारणाएं थी कि अच्छा, लड़की है लड़के दोस्त हैं तो बहुत गलत चीज़ है। नो डाउट हर समाज इम्प्रूव करता है, एग्जैक्टली, सभी इम्प्रूव करते हैं, उसमें ये कुछ टूटा है और आगे भी आई एम श्योर टूटता रहेगा। मैं इनफैक्ट अभी कल ही पढ़ रही थी, बिकॉज फ्रेंडशिप डे के रिगार्डिंग हम लोग एक कंटेंट कर रहे थे जिसमें मैंने ये पढ़ा। आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी, बिकॉज जब हम डिस्कशन कर ही रहे हैं, क्या पहले ऐसा भी था कि सिर्फ लिखा हुआ था कि कुछ दार्शनिक जो रहे हैं वो ये कहते थे कि सिर्फ मर्दों का हक है दोस्ती पर, एंड देन धीरे धीरे वुमेन ग्रुप्स में दोस्ती बढ़ी? बिल्कुल, क्योंकि हमेशा महिला की दोस्ती को डाउट से देखा जाता है, क्योंकि महिला के साथ या कहिए उसकी शारीरिक रचना ऐसी है कि कहीं यदि वो दोस्ती में एक समय तक, क्योंकि उसकी वफादारी यदि किसी के लिए ज़्यादा बढ़ गई, तो वो जहाँ उसकी वफादारी द सो कॉल्ड सोशल स्टेटस के हिसाब से या सोशल लाइजनिंग के हिसाब से होनी चाहिए, शायद वो उसमें कम वफादार होगी और दूसरी तरफ ज़्यादा, बिकॉज ये माना जाता है कि विमेन इज़ ड्रिवन बाय इमोशंस। वो इमोशंस के लिए ऑनेस्ट होती हैं, और इमोशंस को ऑनेस्ट रखने के लिए वो लोग उधर ज़्यादा वफादारी दिखाती हैं बजाय दूसरी तरफ फिर। एंड दैट्स व्हाई इट वाज सेड कि मेन हैव the capacity and only they are capable of maintaining friendship, because yes. they can maintain the distances yes. and they can curtail the distances कि इससे ज़्यादा दोस्ती इतनी इसके साथ रखनी है। तो वो एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा समाज का एक अंडरस्टैंडिंग रहा है, या कहिए समाज उस तरीके से दायरे में लोगों को बांधने की कोशिश या कहिए उस तरह से अपने समाज को अप्रोच करने की कोशिश में रहा है। एंड देन कमिंग बैक टू द ट्रांसजेंडर्स, राइट। सो आई मीन इसमें भी आप देखें तो ट्रांसजेंडर्स को ये संघर्ष है और आज भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात हम करें, क्योंकि ऐसा इनके लिए बाद में बना,
ये ऐसी इनके लिए धारणा, ऐसा नहीं है कि ये समाज के हिस्सा कभी थे नहीं, मतलब पहले के समाज का एक हिस्सा थे। एक हिस्सा थे, एक अहम हिस्सा थे। इनको पूरा रिस्पेक्ट था चीज़ों के लिए। ओके। रामायण वाल्मीकि की जो है वो बराबर कहती है कि जब राम वनवास के लिए जा रहे हैं तो ये लोग आ रहे हैं और ये लोग ग्रुप में आते हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ वनवास पे साथ चलते हैं, हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे और इससे आपको तकलीफ कम होगी, क्योंकि उससे हम आपको लगेगा कि सेवक हमारे साथ हैं और आप राजा हैं। तो और राम, ये उस समय के थर्ड जेंडर ने कहा था, ये थर्ड जेंडर्स का, और बकायदा वाल्मीकि की रामायण कहती है ये पूरा एक ग्रुप है। उर्वशी अर्जुन को कहती हैं कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ और सभी चीज़ें हैं, मैं अप्सरा हूँ, सारी बातें। तो अर्जुन उसको फिर भी कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें फिर भी अपने माता के समान मानता हूँ, राइट। तो उस पे उर्वशी उनको कर्स करती हैं कि आई कर्स यू टू बी अ यूनक बिकॉज यू आर नॉट परफॉर्मिंग द रोल ऑफ द मैन। सो बॉडी को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग्स आई थिंक लिटरेचर्स में डेवलप हुई वो ये हैं, महिला जो वूम्ब की रक्षक है, क्योंकि उसके पास वूम्ब है, वो बच्चे को जन्म दे सकती है, उसको उसमें रख सकती है। पुरुष के लिए है कि वो बीज का धारक है, उस बीज को वही प्लांट कर सकता है और इसीलिए कहा जाता है ये तो सिर्फ महिला ही बता सकती है बच्चा किसका है, राइट। अब हम ट्रांसजेंडर्स पे वापस आते हैं तो आई थिंक ये एक बड़ा क्लासिफिकेशन है, बॉडीली क्लासिफिकेशन है कि ट्रांसजेंडर इज नॉट वुमेन नॉट मेन। ओके। अब ये दोनों में नहीं है तो कहाँ फिट होगा, राइट। अब दोनों में ही नहीं फिट होता है तो सभी के लिए परेशानी है कि हम इसको फिट कहाँ करें, प्लस हम इसको किस समाज में रखें, क्योंकि प्रोक्रिएशन जो कि प्रकृति का नियम है उसके लिए तो या तो पुरुष होना ज़रूरी है या महिला होना ज़रूरी है। अच्छा, आपने जो ये बात की है कि ट्रांसजेंडर को हम कहाँ फिट करें, ये ख्याल पहले नहीं था? नहीं, क्योंकि वो समाज का हिस्सा है और ये ख्याल बाद में बोया गया कि इन्हें कहाँ फिट करें। एग्जैक्टली तो ये किसने बोया कि ट्रांसजेंडर्स को हम कहाँ फिट करें, जबकि वो आराम से हम सबके साथ घुल मिल के जी रहे थे? बिल्कुल। और ट्रांसजेंडर्स से एक क्लासिफिकेशन डेवलप होता है जिस पे बहुत इतिहासकारों ने काम किया है। जैसे स्क्रॉल्स ने कास्ट्रेशन को बेसिकली समझने की कोशिश की है और कास्ट्रेशन को समझते वक्त स्क्रॉल्स कहते हैं कि हिजराज एंड यूनक्स ये दोनों एक ही कैटेगरी हैं। क्योंकि हम जैसे अब आज के दिन हम ट्रांसजेंडर कहते हैं, लेकिन हम ट्रांसजेंडर जब कहते हैं तो हम इस चीज़ को डीक्लासीफाई कर देते हैं, क्योंकि हम उसके अंदर उनके इमोशंस की बात करने की कोशिश नहीं कर रहे, हम सिर्फ उसकी सेक्सुअलिटी को डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, हिजरा और यूनक, जिन लोगों को नहीं पता, मैं चाहूँगी अगर आप इनको भी डिफाइन करें, क्या इनमें कोई डिफरेंस है? बिल्कुल, इनमें डिफरेंस है। हिजरा एक बायोलॉजिकल फॉर्मेशन है, ओके। यूनक बाद में क्रिएट किए जाते हैं, यूनक होते नहीं हैं। अच्छा। और ये क्रिएट किए जाते थे क्योंकि इनके लिए पूरा इतिहास में अब रिकॉर्ड्स हैं जो बताते हैं कि हाँ, इनका एक स्पेसिफिक रोल था समाज के लिए, इसलिए ऐसा किया जाता था। क्रिएट करते हैं से क्या मतलब? क्रिएट करने से मतलब है उनको इमैस्कुलेट किया जाता है, मतलब किसी मर्द को उस क्षमता से दूर कर दिया जाता है कि वो आगे किसी को जन्म दे सकता है। तो वो अब जन्मदाता नहीं हो सकता है इमैस्कुलेशन के बाद में। अब इमैस्कुलेशन के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे बाइजेंटियन एम्पायर में तो सिर्फ वो आपको इमैस्कुलेट करेंगे तो सेमिनल, मतलब दे विल डू हाफ ऑफ इट, कि दे विल नॉट completely chop off your reproductive organs, but they will do it partially. Okay. तो आप उसमें इरेक्शंस नहीं होंगे, कंजुगेशन नहीं होगा, वो सब होगा। बट जैसे जैसे ये इवॉल्व हुआ तो मामलुक्स में तो ये और इवॉल्व होके फ्लैट म्यूटिलेशन हो गया, इन द सेंस दे वुड रिमूव इट फ्लैट। And they will do this with the male gender only? Yes, it has to be a male, because सिर्फ पुरुष की ही बॉडी एक तरीके से डेवलप हो सकती है। अच्छा। और जब आप उसको इमैस्कुलेट कर देते हैं तो उसका शरीर फिर एक संरचना लेता है जिसमें उसकी रिब केज होलो हो जाता है, उसके आप कह सकते हैं जो शेप वगैरह है वो कम आएगी। Okay. और बालों का प्रोडक्शन जिसको आप मतलब जनरली उनके हार्मोन से, टेस्टोस्टेरोन से रिलेट करके माना जाता है, वो थोड़ा कम होगा और उससे हेयर ग्रोथ, फेस पे फेशियल हेयर ग्रोथ कम होगी। प्लस उनका बोन केज थोड़ा नैरो रहेगा, ब्रॉड नहीं हो पाएगा।
और उसी तरह से उनके जो चेस्ट है वो थोड़ा सा कर्वेचर ले लेगी। सो ये सारे फीचर्स हैं जो उसमें इवॉल्व हो जाते हैं, मतलब एक फिजियोलॉजी यूनक बन जाता है वो। एक वो यूनक बन जाता है, क्योंकि एक बच्चा जो 7 से 10 से 12 साल के बीच में है वहीं ये प्रोसेस किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप बड़े पे भी होता है, ऐसा नहीं है बड़े पे नहीं होता था, बड़े पे भी होता था, लेकिन वो चांसेस कम हैं बिकॉज बाय देन द पर्सन नोज। बड़े में ऐसे बहुत से केसेस मिलते हैं जहाँ एक वयस्क पुरुष अपने जितने उसके सामाजिक कर्तव्य हैं, मतलब उसको जो परिवार के लिए काम करने हैं, उसको बाल बच्चे पैदा करने हैं, वो सब कर्म करने के बाद वे अपनी इच्छा से यूनक बनते हैं। ओके, और बिकॉज मैं इसी पार्ट पे आने वाली थी, बिकॉज दिस इज सच अ पेनफुल एंड मेंटल टॉर्चर। तो क्या वो अपनी इच्छा से बनते थे या उन्हें जबरदस्ती बनाया जाता था? उसमें दोनों है। आई मीन यदि आप रिकॉर्ड्स देखते हैं और हिस्टोरिकल आर्काइव्स इस पे जो पूरी अवेलेबल है वो बताती है कि ये दोनों तरीके से है। ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक मेथड है कि इसी तरीके से ये चलेगा या इसी तरीके से होगा, तो वो नहीं है। इसमें जैसे एक वो समुदाय है जिसमें बचपन से बच्चों को दान कर दिया जाता है। ओके, ऐसे हिंदुस्तान में बहुत केसेस हैं, ओके, मुगल इंडिया में, दिल्ली सल्तनत में, जहाँ लोग अपने बच्चे को जब वो टैक्स नहीं दे पाते हैं, या बंगाल में ऐसा बहुत है ओके, कि गरीबी इतनी है कि वो सिलहट में टैक्स नहीं भर पा रहे हैं, ओके, और उनके पास लड़का है, लड़का 4 साल का है, तो उन्होंने अपने लड़के को गवर्नर को दे दिया है कि भाई आप इसे ले जाइए, राइट, और इससे मेरा पिछले 2 साल का टैक्स पूरा माफ हो जाएगा। सो यू नो जो आप कृषि कर दे रहे हैं वो इतना है कि आप 1 साल में बराबर देते रहेंगे, लेकिन आप एक लड़का दे रहे हैं तो पिछले 3-4 साल का एक साथ उस कलम में माफ हो जाएगा कि भी ठीक है, आपने पीछे का सारा दे दिया, एवरीथिंग इज ऑफ नाउ, नेक्स्ट योर साइकिल स्टार्ट्स। तो ये पूरा एक आप ये समझिए ये पूरी एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री थी। और ये ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री इसलिए थी क्योंकि इस ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी डिमांड थी। ओके, और वो डिमांड इस तरह की थी कि ये लोग समाज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। द थर्ड जेंडर्स। सो आप चाहे बाइजेंटियन एम्पायर देखिए, चाहे मामलुक्स देखिए, चाहे आप रोमन्स को देखिए, चाहे आप ग्रीक्स को देखिए, सब में यूनक है। जो ये वर्ड है यूनक, ये बेसिकली आता ही ग्रीक से है। अच्छा, और ग्रीक से मतलब बेसिकली इसका मतलब है बेड चैम्बरलिन, जो इंसान जब बादशाह सोता है उसकी रक्षा करता है। तो जब ऐसा माना जाता है, जैसे कि माना क्या जाता है, बेसिकली आप नींद में होते हैं तो आप यूँ समझिए कि आप मृत हैं। हाँ, नींद में आपको आके कोई मार डाले तो आप नहीं जान पाएंगे कि किसने आपको मार दिया, कोई आप पे हमला करे। एग्जैक्टली, तो राजा के इर्द गिर्द साजिशें होती ही रहेंगी। हाँ, तो बेड चैम्बरलिन का बहुत अहम रोल है बादशाह की trustworthy सिक्योरिटी। यस, सो यहाँ ये है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अब ये जो ट्रस्ट जिसको आपने ठीक से इंगित किया, यही वो चीज़ है जो यूनक को राजा से जोड़ती है, और इसलिए कोई भी राजा यूनक के अलावा किसी और पे ट्रस्ट नहीं करेगा। और इसीलिए राजाओं के लिए, चाहे वो बिजेंटियंस हैं, चाहे वो मामलुक्स हैं, चाहे वो मुगल्स हैं, चाहे वो दिल्ली सुल्तान्स हैं, चाहे वो कोई और है, उनके लिए यूनक सबसे इम्पॉर्टेंट बंदा है जो उनका बेड चैम्बरलिन होगा। एक चीज मैं जरूर से पूछना चाहूंगी, क्या इसी कारण से यूनक बढ़ाए जाते थे, बनाए जाते थे? उसके पीछे भी मैं बताती हूँ आपको जी। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये ना इन्हें महिलाएं चाहती हैं, ना इन्हें पुरुष चाहते हैं जी, क्योंकि महिलाओं के लिए ये दोस्ती का उन जमानों में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। आप चिट्ठियाँ लिख सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन दोस्तियाँ नहीं हो सकती, राइट। तो आपका जितना भी रिलेशनशिप जो प्रिवेल करेगा वो किसी यूनक के साथ प्रिवेल नहीं करेगा। ओके, बिकॉज विमेन आर जनरली प्रोक्रिएटर्स, राइट, एंड दे नीड ए मैन टू प्रोक्रिएट। उसमें यूनक कोई रोल नहीं प्ले कर सकता, तो विमेन विल नॉट लाइक देम, राइट। नाउ फॉर मेन, दे आर नॉट द वंस, या कहिए कि यूनक वो नहीं है जिसके पास योनि है और जो पुरुष को उस तरह का प्लेजर दे सकता है, तो इसलिए पुरुष भी उसे नहीं लाइक करेगा। यानी कि वो आइसोलेटेड थे। वो आइसोलेटेड हैं। हाँ। और वो क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी, उनके फिजिकल फीचर्स ऐसे हैं कि कोई भी पुरुष, राइट, वो होमोसेक्सुअलिटी को हम, क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी तब भी कोई चेरिश करने वाली चीज़ नहीं थी, वो बाकायदा पनिशेबल था, राइट। उस समय में भी पनिशेबल था, बिकॉज ऐसा माना जाता था दिस इज अगेंस्ट द नेचुरल ऑर्डर। नेचुरल ऑर्डर इज मेन एंड विमेन, तो ये उसके खिलाफ है।
बट ऐसे तो अब ये तो आप बेहतर बता सकते हैं, कई सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स में लाइक हम देखते हैं कि राजा जो है व्हाट आई एम सेइंग, होमोसेक्सुअलिटी कोई नई बात नहीं है। हाँ, पुरुष के प्रति आकर्षित होते रहे हैं, ऐसी कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि नहीं इतिहास में ऐसा नहीं होता था, ये नया चलन है, ऐसा नहीं होता था। लेकिन लोग ऐसा मानते हैं क्योंकि इतना उसके लिए आपको आपको रिसर्च होना, उसमें आपको जाना, उसको समझना पड़ेगा। नई चीज़ ये नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं ऐसे, या बहुत से राजा हैं जो होमोसेक्सुअलिटी में हैं, लेकिन वो बादशाह हैं तो वो उसका रिकॉर्ड नहीं रखेंगे और ना ही वो दुनिया को बताएंगे। ना वो दुनिया को बताएंगे, क्यों? अदरवाइज वो राजा होने के लिए फिट नहीं है। ओके। राजा होने के लिए भी आपका एक पूरा एक चार्ट है कि आपके साथ ये सभी होगा तो ही आप राजा होने के काबिल है, अदरवाइज आप नहीं है। तो यदि कोई किंग होमोसेक्सुअल है भी तो वो उसको हाइड करेगा, राइट? अब वो उसको हाइड करेगा तो आप ये मान लीजिए कि वो यूनक्स यदि रख भी रहा है और उनके साथ यदि उनके कोई संबंध भी हैं तो वो कभी ऐतिहासिक रिकॉर्ड में नहीं आएंगे, ना ही कभी जाहिर किया जाएगा, ना ही कभी वो उसको उस तरह से ओपनली एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन यूनक इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो उनके बेड चैम्बर्स को गार्ड कर रहा है। वही एक जानता है क्योंकि उसको सारे बेड चैम्बर्स को गार्ड करने के लिए, या कहिए जनानी ड्यूटीज़ को गार्ड करने के लिए रखा जाता है। ओके। अब जनानी ड्यूटी जो है वो इलाका है राजमहल का जहाँ महिलाएं रखी जाती हैं जी। और महिलाएं जहाँ रह रही हैं वहाँ सिर्फ ऐसे ही इंसानों को रखा जा सकता है, या कहिए वैसे ही लोगों को जगह मिल सकती है जो बेसिकली ऐसे हैं जो महिला के साथ कोई संबंध नहीं बना सकते। अच्छा। और दूसरा, जिनको फ्रीली महिलाओं के समुदायों में अंदर भेजा जा सकता है और वापस बुलाया जा सकता है, मतलब उनके अंदर महिलाओं के समाज के अंदर काम करने के लिए। तो एक राजमहल यदि है तो राजमहल में रानियां हैं, दासियां हैं, बाकी सब हैं, तो वहाँ सिर्फ एक यूनक ही है जो जाएगा। ओके। वहाँ कोई पुरुष नहीं जाएगा और यूनक को आज़ादी है कि आप राजमहल में कहीं भी जा सकते हैं। बिल्कुल। बाकायदा बाइजेंटियन लिटरेचर जो है वो कहता है कि एक यूनक जो है वो गॉड के मैसेंजर की तरह है। और वो गॉड के मैसेंजर की तरह इसलिए है क्योंकि उसके पास महिला का दिल है और उसके पास पुरुष का शरीर है। तो वो वाकई सिर्फ मतलब देवता की संरचना है और वो अनऑल्टर्ड है, मतलब वो अपनी फीलिंग्स को वो ऑल्टर नहीं करेगा क्योंकि वो जानता है यदि वो किसी महिला के लिए फील भी करता है तो वो उसके साथ रिलेशनशिप नहीं बना सकता। एविडेंस ऐसी भी चीज़ों के हैं जहाँ सेमी म्यूटिलेटेड, क्योंकि मामलुक्स ने जब फ्लैट म्यूटिलेशन करना शुरू किया उसके पीछे कारण सिर्फ इतना था कि जिनका पार्शियल म्यूटिलेशन है उनमें वो कोशिश कर रहे हैं इरेक्शन लेने की या कंजुगेट करने की, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? तो इसलिए उनको फ्लैट म्यूटिलेशन करने लगे। ऐसे ही चाइना में मिस्टिसिज्म के लिए लोग करते हैं। क्रिश्चियनिटी में लोगों ने धर्म में पवित्रता पाने के लिए की, क्योंकि उनका मानना है कि मतलब ये सारा ऑर्गन्स हैं तो हमें इरोटिसिज्म हो रहा है, हम वो फीलिंग चाहते हैं, तो ये सब इसलिए भी यूनिकिज्म को प्रमोट किया गया। हर रिलीजन में है, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भाई इस रिलीजन ने नहीं किया। तो उन सब ने किसी ना किसी पर्पस से है। अब जैसे जो मैं बता रही हूँ कि इस्लामिक सोसाइटीज़ ने तो यूनक्स क्रिएट किए, क्रिएट करने का पर्पस सिर्फ यही था क्योंकि सिर्फ वही हैं जो विश्वास के काबिल हैं, या कहिए वही हैं जो आपके बेड चैम्बरलिन्स को सुरक्षित रख सकते हैं, या जिनके हाथों में आपकी बेगमें सुरक्षित हैं, या जो सच में आपके मैसेजेस को ले जाएंगे और ले आएंगे। जैसे हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक गफूर बहुत फेमस है, बहुत लंबी कहानी है मलिक गफूर की। कहाँ से चले, सूरत पहुँचे, सूरत में खरीदे गए, दिल्ली के बाज़ार में आए, दिल्ली के बाज़ार में बिके, फिर वहाँ से अलाउद्दीन खिलजी के महल में पहुँच गए। मलिक गफूर का इतिहास देखिए तो एक यूनक होने के नाते यदि वो उस ज़माने में आइसोलेटेड होता तो ना ही वो एम्पायर का सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी होता, ना ही वो एम्पायर की ज़्यादातर चीज़ें चला रहा होता। मलिक गफूर का यदि लिटरेचर यदि आप पढ़ते हैं तो मलिक गफूर एक शानदार कवि था। बहुत सुंदर फ़ारसी लिखता था, बहुत सुंदर अरबी जानता था, उसके अलावा गणित उसका बहुत शानदार था। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग कुछ ऐसे थे जो अनपढ़ थे, इस तरह से थे, नहीं, इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग है। ओके। सो जो
जिन बच्चों को दे दिया गया है, जिनको यूनक बना दिया गया है, या जिनको, तो ऐसा नहीं है बस आपने यूनक बना दिया और उसको छोड़ दिया भी टहलते रहो, नहीं, वो बाकायदा उसकी पूरी एक तरबियत चलेगी। उसको एक ख्वाजा सार अपने पास रखेगा। ख्वाजा सार मतलब उसका एक पूरा एस्टैब्लिशमेंट है, वो सबसे सीनियर है, वो अपने नीचे नाजिर्स को एम्प्लॉय करता है, वो नाजिर्स उन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं जो कि यूनक अभी भी बने हैं, और वो चेले हैं उनके, चेले इन द सेंस तो वो उनको ट्रेनिंग देते रहेंगे। और एक यूनक को उस सारी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा ताकि वो एक फिट सोल्जर हो सके, जी, फिट सोल्जर हो सके, एक फिट मैथमेटिशियन हो सके, एक फिट लिटरेरी पर्सन हो सके, और एक फिट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स रखने वाला बंदा हो। वाओ। और फिट का यहाँ मतलब ये नहीं है कि उसको पार ऑल थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स ही शुड बी नोइंग, नो, उसको पता होना चाहिए कि व्यापार कैसे चलेगा, उसको पता होना चाहिए कर कहाँ लगाया जा सकता है, या कर में वृद्धि होगी तो कितनी कितनी वृद्धियाँ होंगी। तो इस तरह से आप देखिए उनकी पूरी ट्रेनिंग जो है वो मैथ्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, हर चीज़ में उनको एक लेवल का महारत हासिल करना पड़ेगा, और उसके बाद वो एम्प्लॉयबल कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी कि उनको जॉब्स दी जाएंगी। अब वो जब जॉब करते हैं उनकी डिमांड क्यों है, या कहिए ख्वाजा सार उनको ट्रेनिंग क्यों देता है, ख्वाजा सार उनके लिए तरबियत और इल्हाम क्यों करवाता है, क्योंकि ख्वाजा सार को मालूम है मैं इसको ट्रेनिंग नहीं दूंगा तो इसको कोई एम्प्लॉय नहीं करेगा। मतलब ये सोच उस समय में थी और आज के समय में ये सोच कहीं गायब है। हाँ, क्योंकि इनको एजुकेशन सिस्टम से तो बाहर किया गया ना, बिकॉज दे बिकेम समथिंग कि आप समाज में दिखने नहीं चाहिए, आप दिखे तो आप मतलब पनिश किए जाएंगे। और इस पर भी हम आएंगे कि किसने ये कोशिश की इन्हें हमारे समाज से गायब करने की। मैं ये ज़रूर से पूछना चाहूँगी, लाइक गफूर जी की आपने बात करी एंड ऑल, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर, क्योंकि आए तो ये सब अलाउद्दीन खिलजी सब इन्वेड करने आए ही थे इंडिया, अलाउद्दीन खिलजी इन्वेड करने नहीं आए जी जी, मतलब वो हिस्ट्री आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो इंडियन पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें, कौन से ऐसे, क्या यहाँ पे भी यूनक नाम ही चलता था या यहाँ क्या था? देखिए हिंदुस्तान में जो कि रामायण में लिखा हुआ है वहाँ उनको कुछ कहा नहीं गया है एज सच, ये सिर्फ कहा है कि ये लोग आए, है ना, कि जो अर्ध पुरुष अर्ध नारी हैं ये लोग आए। और क्योंकि हम लोग भी ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं, संस्कृत वाली रामायण वगैरह हम लोग भी नहीं पढ़ते हैं अभी, तो उसमें ये कहते हैं कि ये लोग आए हैं और राम को दे आर ऑफरिंग इट। उर्वशी जब अर्जुन को कर्ज करती हैं तो वो साफ कहती हैं तुम नामर्द हो। अब नामर्द होना, महिला तो होना हो नहीं सकता, तो नामर्द होना यही है। और वहाँ कहते हैं कि हाँ, क्योंकि तुम पुरुष का कर्तव्य नहीं निभा रहे हो। ये जो चीज़ है इज़ समथिंग दैट क्लैरिफाइज कि ये हैं समाज में और इनको ऐसा कोई आउटसाइडर नहीं माना जाता है जी। समाज में। ये कैसे हैं, क्योंकि मुग़ल रिकॉर्ड्स या कह लीजिए आप दिल्ली सल्तनत के रिकॉर्ड्स या बाद में जयपुर स्टेट के रिकॉर्ड्स, जोधपुर स्टेट के रिकॉर्ड्स और बाकी दूसरे स्टेट्स हैं, उन सब के रिकॉर्ड्स को यदि आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि इन लोगों की बहुत बड़ी डिमांड है स्टेट से, यूनक्स की। स्टेट इनको चाहता है क्योंकि ये चाहिए रॉयल ट्रेजरी, वफादार हैं, ट्रेजरी का ध्यान रखने के लिए ये लोग चाहिए। ट्रेजरी इतनी बड़ी चीज़ है कि ट्रेजरी पे यदि कब्ज़ा हो जाता है तो आपका पूरा सल्तनत जा सकती है। खजाना सबसे अहम, खजाना सबसे अहम है। सो अब उस खजाने की रक्षा के लिए यही लोग हो सकते हैं। और ये लोग बादशाह से वफादार क्यों रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ना उनकी पत्नी हो सकती है ना उनके पति हैं, दोनों नहीं हैं तो उनके बच्चे नहीं हैं, और जब उनके बच्चे नहीं हैं तो उनको किसके लिए जमा करना है। तो वो क्यों करेंगे ऐसा? अपने लिए भी क्या ही करेंगे, आप क्यों इकट्ठा करेंगे जब आप जान रहे हैं कि भाई आपको तो अपना ही जीवन जीना है और आप बादशाह के साथ हैं, एवरीथिंग इज गुड इनफ, आपको सब मिल रहा है, उसके बदले में आपको सैलरी मिल रही है और जो कि हाई इनफ। अच्छी इसलिए होगी क्योंकि बादशाह नहीं चाहता कि आपको किसी भी दिन ये लगे कि आपको फलाना से कम मिलता है, इसलिए आपको बादशाह के अलावा अपनी वफादारी कहीं और दिखा देनी चाहिए क्योंकि वो कुछ ज़्यादा दे सकता है। तो उस तरह से करके ये लोग, मतलब इनकी डिमांड है और इनके राजमहल में ये इतनी बड़ी डिमांड है कि जितने शायद ख्वाजा सार बना नहीं पाते, क्योंकि ट्रेनिंग में आप ये मान के चलिए एक बच्चा आता है, उसके बाद वो ट्रेन होता है, मैथ्स सीखता है, साइंस सीखता है, फ़ारसी सीखता है, अरबी सीखता है और उसके बाद इकोनॉमिक्स वगैरह सीख के
अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी करके जब तक आता है, घुड़सवार बनता है, तलवारबाजी सीखता है, ये सब सीख आता है, तब तक वो 16, 17, 18 साल का है। ओके, राइट। तो वो 18 साल तक उसकी मतलब 10 साल की जो ट्रेनिंग है उसमें समय तो लगेगा। पूरी एक तरीके से एजुकेशन चल रही है। एक पूरी, हाँ, पूरा एजुकेशन सिस्टम है, तरबियत है। और जो आप दिल्ली सल्तनत के रिकॉर्ड्स देखें तो उसमें 2 चीज़ों पे बहुत स्ट्रेस है। वो कहते हैं दीनी और दुनियावी तालीमात, ये बहुत ज़रूरी है। दीनी कि उनको रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप कहीं जा रहे हैं और बादशाह मतलब मान लीजिए फॉलोवर ऑफ इस्लाम है, तो आप उनको यही नहीं समय से बता पा रहे हैं कि भैया हाँ अजान का समय है, लड़ाई बंद करनी है। उनको they have to be well versed in everything. They have to be advisors, they have to be fighters, they have to be soldiers, they have to be, you know, good administrators, they have to be good managers, they have to be everything basically. यानी कि आज के समय में इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका जो सबसे खास आदमी होगा, वो रोल वो प्ले कर रहे थे उस जमाने में। क्यों? क्योंकि वो सबसे वफादार है। अब उनकी वफा क्यों है? क्योंकि वो जानते हैं कि बादशाह से दूसरा कोई ऑप्शन बेटर नहीं हो सकता। Exactly. लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही इनोसेंट है। कुछ यूनक्स ऐसे भी हैं, जैसे बादशाह जो हैं कॉन्स्टेंटीन, जिन्होंने जेरूसलम को डिक्लेयर किया और कॉन्स्टेंटीन नोपल बनाया, उनके पीछे एक यूनक का हाथ था। उन्होंने ही उनको कहा तुम क्रिश्चियन कन्वर्ट हो जाओ और यहाँ चर्च बना डालो। तो ऐसा नहीं है, ये लोग बहुत, इनका इमोशनल यदि हम बैंक जाएं तो मेरे को लगता है उसके लिए हमें ऑल टुगेदर एक अलग डिस्कशन की जरूरत पड़ जाएगी। तो मुझे लगता है इसी पे रहते हुए यदि हम हिस्ट्री की बात करें सिर्फ, तो आप देखते हैं कि ये लोग बहुआयामी रहे हैं और बहुत तरीके का इन्होंने रोल प्ले किया है। कहीं स्टेट पूरा बनवा दिया है, कहीं पूरा तबाह कर दिया है, और कहीं ये इतने पावरफुल हो गए हैं कि राजा से भी ऊपर निकल गए हैं। जैसे आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, बट वो क्वीन से शादी, बाइजेंटियन एम्पायर में ही क्वीन विडो हो गई, उनसे अपने ब्रदर की शादी करवा के, एक यूनक हैं वो, और क्वीन से शादी करा के अपने भाई को उन्होंने बादशाह बना दिया। इट इज़ बिकॉज क्योंकि वो अपने फैमिली रिलेशंस के साथ वहीं यूनक है। राइट। तो आप सोच सकते हैं कि फैमिली रिलेशंस यदि नज़दीकी में होंगे तो कितने डेंजरस हो सकते हैं वो लोग। एग्जैक्टली। राइट। अब क्योंकि यानी उनके पिता के वो कई पुत्र रहे होंगे, जिनमें से एक यूनक हुए और बाकी सब नॉर्मल मेन हैं, तो उन्होंने देखा कि दिस इज अ फिट केस टू मेक इट एंड ही गोज फॉर इट। तो कहीं इसकी वजह से भी क्या फिर उस समय में धीरे-धीरे, ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, यहाँ से तो ये इवॉल्व होना शुरू होता है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल थ्रू दिस कि ये कितने इम्पोर्टेंट थे। यस, एग्जैक्टली। कि इनकी इतनी सुनी जाती थी। और यदि ऐसा कोई क्वीन कर रही है, विडो होने के बाद उनसे शादी कर रही है, वो क्वीन स्टेटस तो उसका इंटैक्ट है ना। उसका क्वीन स्टेटस विडो होने के साथ जा नहीं रहा है। लेकिन वो बाहर से कहीं दूसरे को लाकर वहाँ बादशाह घोषित कर दे रहा है या उनसे विवाह करा दे रहा है, ये दर्शाता है सिर्फ कि देखिए वो कितना ट्रस्टेड था। कि उस पे सबने भरोसा किया कि सबने भरोसा किया, किसी के हाथ में दे दी। यस, कि यही चलाएगा, ठीक है, इसका भाई बादशाह गद्दी पर बैठेगा बस। तो ये चीज़ सिग्निफिकेंट है, ये जो लिंक है, इट्स वेरी प्रोमिनेंट टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स। अब इसी तरह से आप यदि जोधपुर स्टेट में देखें तो वहाँ हरकणरन का भी यही रोल है। आप जयपुर में देखिए तो मोहन राम नादर जी ने सवाई मानसिंह एक बच्चे को घोषित करके उसको गद्दी पे बैठा दिया था। जगत सिंह के ज़माने में वो बहुत पॉपुलर हो गए थे। और जो ये नाम आप बता रहे हैं, ये आप अगर इनके बारे में हमें बताएं, क्योंकि हमें थर्ड जेंडर के नाम आपसे ज़रूर से जानने हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जिनका अहम रोल रहा है आज़ादी की लड़ाई में। मानसी, देखिए, जब हम बात करते हैं थर्ड जेंडर के नाम की, तो जैसा कि मैंने कहा, उनकी रिलीजियस ट्रेनिंग बहुत हमेशा स्ट्रॉन्ग होती है, की जाती थी, बेसिकली होती है, मतलब नेचुरल प्रोसेस में नहीं, लेकिन हाँ की जाती थी। और इसलिए की जाती थी क्योंकि उनको मालूम है कि वो एक पर्टिकुलर सेट में जाएंगे। जैसे मुग़ल टाइम में है तो उनको मालूम है कि मुग़लिया सल्तनत इस्लाम को फॉलो करती है, तो उनके नाम जो आपको मिलेंगे, उनके असली नाम आपको नहीं मिलेंगे। ख्वाजा सार कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं।
ओके, उनका काम है सिर्फ अपना ट्रेन किया। अपना ट्रेनिंग देना, उसको मैनेज रखना। वो उनके नाम नहीं, मतलब जैसे कोई बच्चा आया उसका नाम श्याम है, वो वहाँ आकर वो मोहन राम बनेगा, सुखलाल बनेगा, एतबार खान बनेगा, इनायत खान बनेगा, ये कोई नहीं जानता। ओके, मतलब उसकी आइडेंटिटी उसे उस सल्तनत में जाकर ही मिलेगी। एग्जैक्टली तो उसका नाम बेसिक होगा कि वो किसका चेला है। क्योंकि ख्वाजा सार्स भी जब बूढ़े हो जाते हैं, जब वो खुद सर्विस नहीं कर सकते, एक फेज़ है, ये भी ग्रो कर रहे हैं। जब ये मेच्योर एज में हैं और इन्होंने एक नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ अपना सर्विस कंप्लीट कर लिया है अंडर द कोड ऑफ ट्रस्ट एंड लॉयल्टी विच इज़ अप्रूव्ड एंड सर्टिफाइड बाय द स्टेट, तो उसके बाद स्टेट उनको कहेगा कि हाँ भाई दे आर फिट इनफ, अब इनका प्रमोशन करके ये खोजा ना रहे, ये नादर हो जाएंगे। नादर मतलब? नादर का मतलब वही, इट इज़ रिप्रेजेंट्स कि ये थर्ड जेंडर है हमारे, ओके, यूनक हैं, है ना? Okay. तो उसको वो सिग्निफाई करता है नादर। तो अब वो खोजा से नादर हो गया, बहुत जगह नाजिर भी हो जाता है। अगर आप मुझे इन शब्दों का मतलब भी बताएं। तो दोनों का मतलब सेम है। नाजिर का मतलब? नाजिर और नादर दे आर इक्विवेलेंट। Okay. कहीं आपको नाजिर मिलेगा, जैसे नाजिर हरकरण मिल जाएगा, कहीं मिलेगा आपको नादर मोहन राम, लेकिन Okay. इट इज़ द सेम कैटेगरी, मतलब लेवल वो सेम है। नाजिर बेसिकली मुगलों के समय में ज़्यादा इस्तेमाल होता था, और नादरान का मतलब होता है बेसिकली बहुत सारे यूनक एक साथ जब होते हैं फारसी में। अच्छा, तो बहुत सारे एक साथ हैं, तो इसीलिए कहा जाता है मोहल्ला नादरान। मोहल्ला नादरान यानी बहुत, जहाँ बहुत सारे एक यूनक्स साथ रह रहे, बहुत जी सारे बिल्कुल। रह रहे। तो इस तरह का आप कह सकते हैं, क्योंकि जैसे संस्कृत में भी ऐसा ही होता है ना, है ना? Okay. तो उसी तरह से कि सिर्फ आप लास्ट में म लगाते हैं या हलंत लगाते हैं, तो उसका मतलब वो अंडरस्टूड है कि इसमें मैं हूँ। हाँ। तो इसी तरह से इन लोगों में भी खोजा है, नेक्स्ट प्रमोशन नाजिर और नादरान, नाजिर है और नादर है, और नादर के बाद ये ख्वाजा है। ओके, फिर अब Right. ये भी ट्रेनिंग देने लग जाएंगे। अब ये ख्वाजा भी ट्रेनिंग देने लग जाएंगे, और जब ये पूरी स्कूल चलाने लग जाएंगे तो ये ख्वाजा सार हो जाएंगे। यानी कि जो ख्वाजा और ख्वाजा सार थे वो भी यूनक्स थे। यस, बिना यूनक हुए उनको कैसे मालूम होगा कि ट्रेनिंग क्या देनी है? एग्जैक्टली। इट्स लाइक बिना पीएचडी के आपको कैसे मालूम होगा पीएचडी कैसे करानी है? यस, एग्जैक्टली। सो इस तरह की ये जो आपकी ट्रेनिंग है, ये सब ये पूरी करते हैं और पूरा चलता है ये। अब एतबार खान है, अकबर के फेमस इनायत खान है, ओके, हाकिम खान है, ये वो नाम है जिनको हम लोग समझते हैं कि हाँ कोई मेल है ये, लेकिन ये सब यूनक्स हैं। जब आप इनका एनरोलमेंट देखते हैं, जब ये रियासत में आते हैं, जब ये मुगलिया सल्तनत में नौकरी पाते हैं, तो ये नादर हैं, और उसके बाद ये जो काम करते हैं उसके हिसाब से इनको टाइटल्स मिलते चले जाते हैं। एतबार खान वो है जिस पे बादशाह आंख बंद करके एतबार करता है। ओह, इनायत खान वो है जो इतना इनायत रहता है बादशाह पे कि बादशाह सोचता है उससे पहले चीज़ें हो जाती हैं, तो ही से इनायत खान। वाओ, अब इनके नामों में भी बड़ी मतलब दिलचस्प चीज़ें हैं। दिलचस्प है, काफी। और जैसे बहुतों का नाम होगा बादामी, ओके, किसी का नाम है संदली। ओके, तो अब ये नाम क्यों है? क्योंकि बादामी इन द सेंस उसका कलर बादाम जैसा है, तो ये आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं। ओके, संदली यानी वो बादाम से थोड़ा बेटर कलर है, आई मीन टूवर्ड्स वाइट, सो फेयरर यू आर, राइट, सो यू बिकम संदली। अब इस तरह की भी कैटेगराइजेशन आपको बहुत इंटरेस्टिंग होता है, जब उसको हम पहली बार पढ़ते हैं तो लगता है कि ओह वाओ, मतलब पूरी इंडस्ट्री थी इस तरह की। हाँ, अब इसमें ट्रेनिंग होकर वो किस काबिल हैं, ये भी वो लोग डिसाइड करते हैं। जब वो आते हैं तब ये डिसाइड होता है। ओके, लेकिन वो डायरेक्टली बादशाह की सर्विस में नहीं आ सकते, वो वहाँ किसी नादर के पास आएंगे। लाइक एक नादर है जिसके पास जनानी ड्योडी, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ, एक नादर है जिसके पास जनानी ड्योडी का आप कह लीजिए रसद का हिसाब है, ठीक है, और उनका काम है अंदर से क्वींस घी या चीफ क्वीन का या माजी साहिब का या पटरानी का, उनकी रसोई में किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, इस चीज़ की, इन ज़रूरतों को उनका काम है बना के लाना, उनसे समझकर, जब रानियों ने डिमांड की है उसको लाकर बादशाह को बताना। ओके, अब ये क्यों बताएंगे? मैसेज तो कोई और भी कर सकता है, लेकिन अनऑल्टर्ड यही लाएंगे। अच्छा, बिना किसी मसाले के या ज्यादा कम के, एग्जैक्ट सटीक। ये लाएंगे।
अब ये जब इसको लेकर आएंगे तभी बादशाह कितना अप्रूव करना है ये वो तय करेंगे। और ये बहुत क्रूशल है। जैसे हो सकता है मतलब किंग या बादशाह किसी रानी से वाकई खुश नहीं है और वो कहती है कि भाई हमारे महल में 5 किलो या 50 किलो घी चाहिए, तो बादशाह कहेंगे ज़रूरत नहीं है, 20 किलो दे के ख़त्म करो। हाकिम उसके लिए भी ज़रूरी है जो कहेगा कि नहीं आप 50 दीजिए, क्योंकि वो रामनवमी करती हैं, आगे राखी आ रही है, या राजकुमारी साहिबा अपने ससुराल से आने वाली हैं तो उनको खाना करना है। तो इस तरह की चीज़ें राजकुमार को उनको ट्रीट करना है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो वही वहाँ मैनेज करते हैं। एंड देन द अलॉटमेंट्स आर देयर। अच्छा, क्यों मैं ये चीज़ भी और क्लियर करना चाहूँगी बिकॉज आप हिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं और हम सब ऐसे जिन्हें कोई नॉलेज नहीं। जो आपने मुगल किंगडम की तो बात की जहाँ पे यूनक्स जो है वो नादर नाजिर जो बन रहे हैं, आपने चूंकि अभी कुंवर की बात की एंड ऑल, तो यानी कि जो बाकी किंगडम्स हैं, चाहे राजपुताना का किंगडम हुआ या कुछ, तो इनमें भी हैं यूनक्स? बिल्कुल है। और इनमें किस नाम से हैं? यही मैं जैसे मैंने कहा कि वो क्योंकि उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं, उनको खान बना दिया गया। हाँ। अब खान भी एक टाइटल है। नाम उनका आगे बताता है इनायत। इनायत का मतलब काइंड इनफ। अब जब हम जयपुर स्टेट की बात करें स्पेसिफिकली, या जोधपुर की बात करें, तो वहाँ पर भी यूनक्स जो हैं 18th सेंचुरी मुगल स्टेट के डिक्लाइन से पहले तक, उनका नाम एतबार खां है कुछ का। ओके। है ना। पन्ना मियाँ भी है। ओके। अब मियाँ तो मतलब हाँ। लेकिन आप देखिए 19th सेंचुरी में उनका क्लियरली नाम बन जाता है मोहन राम। उन्हीं का ही या नहीं, किसी और का? दूसरे का। हाँ। मोहन राम, क्योंकि उसकी तो एक आइडेंटिटी फिक्स हो गई, अब वो नहीं ऑल्टर हो सकती। हाँ। केरा राम। ओके। श्याम राम। ओके। इसी तरह से बहुत सुखलाल, रामलाल, और आप देखिए जैसे और दूसरे जो पॉपुलर हैं हरकरण। ओके। तो इस तरह से ही नाम होते चले जाएंगे। अब इसमें नाम यदि आगे सिर्फ राम लग रहा है, इसका मतलब हम फिर देखें, मैंने किसी ज़माने में एक पेपर लिखा था जिसमें मैंने बताया था कि भाई ये पहले तो सारे खान थे, उसके बाद ये सब राम हो गए। और जयपुर स्टेट रामानंदी है। ओके। वो रामानंदी मतलब क्योंकि भगवान राम के पुत्र कुश से उनका माना जाता है उत्पत्ति है, तो उस उत्पत्ति में अब सबसे फिट तो राम ही बचते हैं। तो खुसली राम, यही नाम होंगे। ओके। अब सब में यदि राम है तो ये साफ बता रहा है कि भाई वो स्टेट के साथ है। और जो ख्वाजा सार उनको ट्रेनिंग देके या उनको नया नामकरण करके भेज रहे हैं, वो उसी ख्याल से भेज रहे हैं कि साहब इनको वहाँ जाके रिक्रूट होना है। सो इसलिए जैसा कि हमने कहा कि उनकी ट्रेनिंग, बट अब उनकी ट्रेनिंग यदि उनको भेजना है किसी नवाब के यहाँ, तो उनकी ट्रेनिंग अभी भी इस्लाम में होगी। लेकिन यदि उन्हें जयपुर स्टेट के पास जाना है तो उनकी हम बचपन से ही ट्रेनिंग उस हिसाब से हो रही है। उस हिसाब से होगी और उनको उसकी अंडरस्टैंडिंग दे के भेजा जाएगा। हाँ। कि दिस इज़ द मेजर रिलीजन, इसके ये सारे रिचुअल्स हैं, इसके ये सारी सेलिब्रेशंस हैं और आपको ये सब करना है। आपको इस चीज़ को इतने सम्मान से उठाना है, रखना है, पहुंचाना है। तो आप समझ रहे हैं, मतलब इट्स नॉट अ स्किल बट इट्स अ नेसेसिटी। इट्स अ नेसेसिटी फॉर द किंगडम, बिकॉज किंगडम डिस्प्ले पे चलती है। किंगडम अपनी ग्रैंड्यूर और अपने आप कह सकते हैं रिफ्लेक्शंस पे चलता है बहुत बार। जी। सो 19th सेंचुरी में बेसिकली ये सब राम हो जा रहे हैं। बिल्कुल। अब हम आना चाहेंगे उस पार्ट पर जब हमारे भारत में अंग्रेज़ों का शासन चल रहा है बहुत समय से, और क्योंकि आपने तो ये उस पार्ट पे बताया जहां इनको बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिला हुआ है, इनके बिना लाइक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, हम ये कहना गलत नहीं है। आप ये देखिए ना, इंटेलिजेंस जैसा डिपार्टमेंट इनके हाथ में है, ट्रेजरी इनके पास है, बादशाह का बेड चैम्बर इसके पास है, क्वीन चैम्बर्स इनके पास हैं, और इनफैक्ट ये तक तय करते हैं बादशाह किससे मिलेंगे किससे नहीं मिलेंगे। बताइए, सब कुछ इनके हाथ में है। एंड देन अगर हम हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं, उस फ्रीडम स्ट्रगल की जब हम झांसी की रानी जैसे नाम सुनते हैं एंड ऑल, वहाँ तक आते आते
क्या होता है? क्या ये रिकॉग्निशन कम हो रहा है? क्या ये रिकॉग्निशन बढ़ रहा है? क्योंकि आज की एज में आते आते जब हम फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, हमारे पास वही नाम रह जाते हैं जो हमें एनसीईआरटी की बुक्स में दिख रहे हैं, जिन्हें पढ़ पढ़ के हम आगे आए हैं, जो आगे हिस्ट्री परस्यू कर रहे हैं, वो शायद उतने लेवल पर डीप में जाके सुने, बट मेजॉरिटी में हमें यूनक्स के नाम हमें नहीं दिखते हैं कि ब्रिटिशर्स से लड़ते हुए हमारे भारत को आज़ाद कराते हुए। और इसीलिए आज हम आपसे अब जानना चाहेंगे उस पॉइंट पर कि अगर आप हमें वहां लेकर चलें हिस्ट्री में और ये बताएं कि अब इनके साथ क्या हुआ है। यदि मैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो देखिए 18वीं और 19वीं शताब्दी हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम है। 18वीं इसलिए क्योंकि ये वो समय है जब मुगल काल का पतन हो रहा है और शुरुआत में ही हो गया है। इनफैक्ट 1707 में औरंगज़ेब की डेथ होती है और उनकी मृत्यु के बाद में डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है। जयपुर स्टेट जो कि सदा उनका इतना लॉयल रहा वो सबसे पहले अलग हो जाता है। जोधपुर वाले भी धीरे धीरे अपने आप को डिस्टेंस करना शुरू कर रहे हैं। अवध अपना बन चुका है, हैदराबाद अलग हो चुका है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और जब अहमद शाह अब्दाली आ रहे हैं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो रहा है, तब हम सब जानते हैं कि किस तरह से फोर्सेस को इकट्ठा करके लड़ाई करने की कोशिश की गई। और उसमें भरतपुर स्टेट ऑलरेडी बन चुका है, अलवर स्टेट अपने आप क्रिएट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें 18th सेंचुरी में हो रही हैं। अब यहीं पर सेंट्रल इंडिया में यदि आप देखें तो मालवा क्रिएट हो गया है, वो भी एक राठौड़ स्टेट है। सो छोटे छोटे इतने सारे जो ऑलरेडी मुगलों के साथ थे, अब उनको रियलाइज़ हुआ कि मुगल्स हैव गॉन वीक, सो उन्होंने अपने अपने जो टेरिटरीज थी उनको लेना शुरू कर दिया। इसमें लखनऊ जाकर बसने वाले, क्योंकि वो शियाज थे, तो उन्होंने लखनऊ को अपना एक सेंटर बनाया और लखनऊ में जाके सेटल हो गए। जयपुर वालों के पास या जोधपुर वालों के पास हमेशा से एक स्पेशल स्टेटस था, क्योंकि मुगलों के साथ इनके विवाह हो रहे थे, तो इन्होंने अपने आप को अलग करके अपने वतन जागीरें बराबर रखी हुई थी। मुगलों ने मतलब इनको डबल जागीरें दी हुई थी कि एक तो आपकी तनख्वाह जागीर है, जहां आप काम कर रहे होगे वहां से आपको तनख्वाह मिलेगी, और दूसरी आपकी वतन जागीर है। वतन जागीर वो है जो आपकी वतन है, इन द सेंस आपका अपना इलाका है, अपना गांव है। उसको हम कभी आपसे लेंगे नहीं। ये एक कमिटमेंट है उसमें। हाँ जी, ये उसमें कमिटमेंट है उनकी सर्विस का कि ये इनकी वतन जागीर है। तो इसीलिए आप देखते हैं कछवाज हमेशा जयपुर में ही रहे, और इसी तरह राठौड़ हमेशा मारवाड़ में ही रहे। तो ऐसे ऐसे करके कुछ को वतन जागीर का प्रॉमिस था मुगल्स का, और वो उन्होंने कंटिन्यू किया लास्ट तक, और उनसे कभी वतन जागीर ली नहीं गई। अब ये जो 18th सेंचुरी का एंड है या 19th सेंचुरी का बिगनिंग है, आप उस ज़माने में देखिए लखनऊ पूरा इंडिपेंडेंट अपना चल रहा है। वहाँ पर नासिरुद्दीन हैदर, गाज़ीउद्दीन हैदर, इनका अपना एक सेट है लखनऊ में पूरा। वहाँ एक क्वीन होती है बादशाह बेगम, हज़रत महल वगैरह सब उन्हीं के इर्द गिर्द हैं। बादशाह बेगम उनसे पहले हैं। बादशाह बेगम इतनी आप कह सकते हैं एफिशिएंट हैं, या कह लीजिए उनकी ट्रेनिंग की वजह से वो इतनी मजबूत महिला हैं उस ज़माने में कि वो सारी साजिशें समझ पा रही हैं कि अंग्रेज़ क्या कर रहे हैं। और वो सारी कमज़ोरियाँ अपने नवाब की भी देख पा रही हैं। वो नवाब के बाद उनका पोता या उनका बेटा जब राजगद्दी पर, उनका अपना बेटा नहीं था, दूसरी क्वीन से जो नवाब का बेटा था उसको उन्होंने पाला, और वो ये भी देख पा रही हैं कि उसकी क्या कमज़ोरियाँ हैं। और वो भी ये भी समझ पा रही हैं कि आने वाला समय कैसा होगा। मतलब इतना फारसाइटेड लेडी होकर रिलीजन के डिस्गाइज में उसने इतना बड़ा फोर्स मेंटेन किया कि जब अंग्रेज़ों ने उन पर अटैक किया रेजिमेंट ने 1834 में, तो वो उनके एबिसिनियन स्लेव्स ने जब लड़ाई करना शुरू किया तो अंग्रेज़ों को, जैसे कहते हैं, आप कह सकते हैं छक्के छुड़ा दिए। और ये यूनक्स थे। और आप सोचिए अबिसिनियन मतलब अफ्रीका में अबिसिनिया से लाए गए गुलाम। अब ये जो यूनक्स हैं, अब ऐसा नहीं है कि यूनक्स हैं तो उनमें हिजराज भी नहीं होंगे, हिजराज भी होंगे। क्यों? क्योंकि हिजरा, जैसे मैंने कहा, कि बायोलॉजिकल एक कंपोजिशन है जिसमें कोई क्रोमोसोमल मिक्सचर जो है वो क्लियर नहीं है। जैसे XY XX होना चाहिए, उस तरह का नहीं है। इट इज़ सम ए मिक्स ऑफ हेयर एंड देयर, एंड दे हैव द फीचर्स ऑफ बोथ।
अब वो लोग इस ज़माने में, या कह लीजिए मुग़लों के ज़माने में, यदि कहीं पैदा हो रहे हैं तो ख्वाजा सार उनको जाकर अपने आप ले आते हैं कि भाई आप हमें दे दो ये बच्चा। क्यों? क्योंकि आपके लिए तो ये फिट नहीं है, आपके लिए कल एम्बेरसमेंट बनेगा। हमारे समाज में इसकी बहुत यूटिलिटी है, हम इसे पाल लेंगे। ठीक है। इन लोगों का काम बेसिकली है, सल्तनत में हो या मुगल्स के साथ हो या बाद में जयपुर हो, जोधपुर हो, उनमें इनका काम है हाउस होल्ड के कामों को देखना। अच्छा। यानी ये रानी के मैसेजेस को कैरी करेंगी, ये रानी की चिट्ठियाँ लिखेंगी, ये रानी के खान पान का ध्यान रखेंगी, ये जब बादशाह ने आना है या राजा ने आना है क्वीन से मिलने तो उसके अरेंजमेंट्स देखेंगी। जो आपने बताया था कुछ देर पहले कि जितना पावरफुल रोल इनका रहा था, वही पावरफुल रोल इनका अभी भी है? या जैसे आपने कहा कि मैसेजेस एंड ऑल, और वहाँ वो आप बता रहे थे खाना, वो खजाना संभालना, उनकी जगह तक ले लेना। सी आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि दो हैं। मुगलों के टाइम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनक्स ही थे, हिजराज नहीं थे। अच्छा। तो जो हिजराज हैं, क्योंकि उनको उस तरह से ट्रेन करके आगे नहीं ले जाया जा सकता। अच्छा। यूनक तो पूरा मेन है ना उस तरह से, ही इज अ परफेक्ट सर्वेंट, क्योंकि वो मेन है हर तरीके से, मेन फॉर ऑल बॉडीली एक्टिविटीज एक्सेप्ट प्रोक्रिएशन। सो हिजरा और यूनक्स की ट्रेनिंग में डिफरेंस है? ट्रेनिंग में डिफरेंस है बस थोड़ा, क्योंकि हिजरा लड़ाई लड़ने नहीं जाएगा। ओके। उसको लड़ाई लड़ने नहीं भेजेंगे वो, यूनक को भेज देंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि उसका बॉडी गेज विमेन जैसा हो सकता है। ओके, राइट। सो इन्होंने यूनक्स को उतनी शक्तियां दी कि आप किंगडम की सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप देखो, और हिजरास को इन्होंने रानी के काम या राजा के मैसेजेस, जो जरूरी काम है वो भी, हाँ, वो जरूरी काम है, डेली लाइफ की जो जरूरत है, डेली लाइफ की, और जो जिनमें लॉयल्टी एक और ट्रस्ट एक सबसे बड़ा फैक्टर है, वो काम हिजरास को मिले। ठीक है। ट्रस्ट और लॉयल्टी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इसीलिए क्योंकि इनकी ट्रेनिंग होना ज़रूरी है, तरबियत जो मैं कह रही हूँ वो होना ज़रूरी है, क्योंकि उनको ये मालूमात होना, ये इल्म होना, ये नॉलेज होना ज़रूरी है कि हाँ, रानी के इर्द गिर्द किस तरह का व्यवहार करना है, कैसे पेश आना है। वो आके ऐसा नहीं हो सकता कि रानी बैठी हुई है अपने बेड पे और वो चढ़ के बैठ जाएं उस पर। दे शुड नो कि उनको कैसे, किस सलीके से बैठना है। उनको मालूम होना चाहिए दिवाली है तो क्या पहनना है, उनको मालूम होना चाहिए दिवाली है तो पेशगी क्या ले जानी है। ये सारी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। अब आप देखिए, इसी ज़माने में जो मैं 19th सेंचुरी की बात कर रही हूँ, तो एक तरफ बादशाह बेगम है जहाँ ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं, और ये लोग बादशाह बेगम के महल को डिफेंड करते हैं, बाकायदा अंग्रेज़ फ़ौज उनको तहस नहस करने की कोशिश करती है, पैलेस में घुस जाती है। ये इतना लड़ते हैं कि अंग्रेज़ कहते हैं फाइनली कि बादशाह बेगम यू मस्ट सरेंडर, यदि आपने सरेंडर नहीं किया तो हम तोप का इस्तेमाल करेंगे। अंग्रेज़ कहते हैं। तो हमें मतलब देखना होगा कि किस स्केल पे ये लोग ये सब काम कर रहे थे। और क्योंकि कहते हैं ना, लिटरेरी रिकॉर्ड्स में तो उतना स्केल आपको मिल नहीं सकता, क्योंकि लिटरेरी रिकॉर्ड में जो उसको दर्ज कर रहा है उसके अपने इमोशंस आ जाते हैं कहीं ना कहीं। तो उनके इमोशंस भी होंगे, दूसरी उनकी कुछ पाबंदियां भी होंगी, उनके कुछ कह सकते हैं ना, क्योंकि हम सब अंग्रेज़ों की तरह इतने फॉर्मल नहीं थे कि नहीं बंदे की हाइट 5'6" है तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखने में ये 5'9" लगता है। दे विल से ही इज़ 5'6" ड्राई। और कहीं ना कहीं ये भी होता है कि हम हमेशा अच्छी चीज़ें ही दर्ज करें, हाइलाइट्स ही दर्ज करें। नहीं, थोड़ा वो हर समाज का अपना एक फीचर होता है, तो ठीक है उसमें, क्योंकि उस तरह का सेट है कि आप कुछ अच्छा बना के भेजेंगे तो बादशाह को पसंद आएगा, राइट। तो आप उसको थोड़ा कर देते हैं कि भाई इसकी हाइट 5'4" है, लड़का है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आप इसकी हाइट पे मत जाइए, इसके फीचर्स पे जाइए, देखिए। हाँ। तो आपको सामान बेचना है तो किसी तरह तो बेचिएगा ना, तो बस ये वो बात है। हाँ। अब इस सारे में जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, हिस्ट्री को बहुत ऑनेस्टली पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आप उसे ऑनेस्टली पढ़ेंगे तो आपको यू डोंट हैव टू कट अ सॉरी फिगर एनीवेयर। तो अब ये लोग 19th सेंचुरी में ये चीज़ ये बादशाह बेगम के साथ वहाँ कर रहे हैं। आप बीजापुर ले लीजिए, गोलकोंडा ले लीजिए, वहाँ इनका रोल कितना इम्पोर्टेंट है ये बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है जी। अगर आप कुछ हमें कि वो मैं आई थिंक क्रिमिनल एक्ट्स के साथ ही हम लोग उसकी बात करते हैं। बिल्कुल। अब आगे आ जाइए, इधर हम यदि जयपुर में देखते हैं तो ये मोहन राम इतने पावरफुल हैं कि उन्होंने बादशाही अपने हिसाब से बना दिया।
उसको टाइटल तक अपना दे दिया, सवाई मान सिंह। ओके। पन्ना मियाँ इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि सवाई जय सिंह ने कह दिया भाई तुम सील ही बना लो मेरे नाम की, उसमें मेरा नाम नीचे तुम्हारा ऊपर होना चाहिए। तो एक सील बनती है जिसमें गुमाश्ता पन्ना मियाँ ऊपर होते हैं और सवाई जय सिंह का नाम नीचे की तरफ है। तो आप सोचिए पन्ना मियाँ का सवाई जय सिंह के लिए कितना अहम ट्रस्ट रहा होगा, या कह लीजिए जय सिंह उन पे कितना विश्वास करके तो रहे होंगे, या जय सिंह को ये बिल्कुल एम्बैरेसमेंट नहीं लगा कि सील में इसका नाम मेरे से ऊपर कैसे हो सकता है। और जबकि वो एक यूनक थे। वो एक यूनक थे, बताइए। राइट। जयपुर में पूरी इंडस्ट्री है ख्वाजा सार्स की। बिल्कुल जो सिटी पैलेस है, जो क्वीन पैलेस है, उसके बिल्कुल पीछे है मोहल्ला नादरान। ओके। जैसे मैंने शुरू में बताया कि नादर है और फिर नादरान है। तो अब नादरान, मोहल्ला नादरान बहुत साफ दिखाता है कि भाई पैलेस से अटैच होना ज़रूरी है, क्योंकि जिसकी ड्यूटी ख़त्म होगी वो नादर जाएगा, अरेस्ट करेगा और दूसरे को ड्यूटी पे आना है। तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो शहर के बीचों बीच बसा दिए जाएंगे, नहीं होगा। बिल्कुल एडजेसेंट है। उनको बिल्कुल महल के साथ होना ज़रूरी है ताकि वो इंस्टेंटली जैसे ज़रूरत पड़े आ सके, या कह लीजिए एक्स्ट्रा की ज़रूरत पड़े तो इमीडिएटली बुलाए जा सके। तो वो सब काम ये करेंगे। तो आप देखिए बिल्कुल चीफ क्वींस के साथ इनका होना, इनका बादशाह के बगल में होना, बादशाह के साथ हर इवेंट में होना, ट्रेजरी को संभालना, तो ये इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। अब जब बात हम करते हैं 1857 की, 1857 में सोल्जर्स ने रिवोल्ट किया, ये माना जाता है। इसको बहुत सारे तरीक़ों से पढ़ा गया है, भाई ये सिपॉय म्यूटिनी था, या इसमें कहते हैं कि सोल्जर्स रोज इन द रिबेलियन। सोल्जर्स राइज किए रिबेल में, लेकिन हम देखते हैं बहुत सारे और लोग भी इन्वॉल्व हैं। कुंवर सिंह इन्वॉल्व हैं, ओके। तात्या तोपे इन्वॉल्व हैं जी। रानी झांसी इन्वॉल्व है। तो ये सब रियासतें थी। जब अवध में है तो झांसी इज़ नो डिफरेंट, झांसी में ये ज़रूर होंगे। कुंवर सिंह के साथ ये हैं। ओके। आर्काइव्स आप देखिए, ऐसे बहुत से नाम मिलते हैं जिनमें आपको समझ नहीं आता ये किस जेंडर में है, राइट। और उस तरह से 1857 में महिलाओं का क्या रोल है उसके ऊपर कोई बात अभी तक हुई नहीं है, क्योंकि अभी आप 1857 यदि देखते हैं तो वो वही समय चल रहा है कि अवध में नवाबियत चल रही है, वहाँ मुगलों अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया है, बाकी जगह अंग्रेज़ कब्ज़ा कर रहे हैं। 1857 में दिल्ली में बादशाह लाल किले में बैठे हैं और बेगमें सब अंदर ही रहती हैं। लेकिन हाँ, 1803 की लड़ाई के बाद सभी जानते हैं कि लाल किले तक ही रियासतें सीमित रह गई थी, रेजिडेंट ऑलरेडी पहुंच चुके थे लाल किले में। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं उसमें महिलाओं का सच कोई रोल है नहीं। लेकिन 1857 में जितने सैनिक लड़ रहे हैं, सिर्फ सैनिक नहीं लड़ रहे, और भी काफ़ी लोग हैं जो बाद में टुकड़ियों से जुड़ रहे हैं। ओके। तो उन टुकड़ियों में पूरी गुंजाइश है कि ये यूनक्स भी होंगे, बस इनका रिकॉर्ड नहीं है। इनके नामों का एज सच रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि जो टुकड़ी अपनी लेके आ रहा है उसकी टुकड़ी का रिकॉर्ड उसकी जगह है। अच्छा। लेकिन वहाँ किस ख्वाजा सार ने उनको नौकरी में दिया वो रिकॉर्ड तो उनके एम्पायर के साथ मिलना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि 1857 होने के बाद अंग्रेज़ बहुत रिग्रेसली हिंदुस्तान को कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो ये समझ चुके थे कि कहीं ना कहीं अब रिवोल्ट की एक भावना, या कहिए लोग अपने लिए सचेत हो रहे हैं कि इनको आज़ाद होना है, हमारा एक्सप्लॉयटेशन उस दर्जे पे पहुंच गया है। तो वो हर एम्पायर में जा रहे हैं, रिकॉर्ड्स जला रहे हैं, रिकॉर्ड्स ले रहे हैं, उनको यहाँ छोड़ नहीं रहे हैं, उनको ले जाते हैं। तो इस तरह का जो ये कलेक्शन है वो तभी शुरू होता है। 1857 के बाद बादशाह को बंदी जैसे बनाया जाता है। हम सब जानते हैं लाल किले के बारे में कि महल में आग लगाई गई, जितने भी वहाँ पे जेम्स एंड ज्वेलरी थे वो लेके गए। पैलेस में ऑलरेडी यूनक्स हैं उस ज़माने में, जो बादशाह के लिए लड़ रहे हैं। पैलेस में यूनक्स हैं जो बादशाह के इर्द गिर्द सेवाएं कर रहे हैं, जो जनानी ड्यूटी उसकी चला रहे हैं, वो सब तो यूनक्स ही थे। तो वो लड़ाई भी लड़ रहे होंगे क्योंकि सभी लड़ रहे थे। तो फिर ब्रिटिशर्स ने इन यूनक्स के साथ किया क्या? ब्रिटिशर्स ने यूनक्स को ज़्यादा तवज्जो 1857 के बाद नहीं दी। उनको ज़्यादा चिंता नहीं थी कि ये कुछ कर लेंगे। उनको लगा, जबकि इनको बिल्कुल पछाड़ दिया था लखनऊ में, क्योंकि उनको लगा ठीक है ये शायद अबेसिनियन थे। अच्छा। जिनकी हाइट होती है 6 फुट, मतलब 6 से ऊपर ही ऊपर होंगे, नीचे कोई होगा नहीं, तगड़े होंगे, सारी बातें। लेकिन जब इन्होंने बाकी जगह देखा तो इन्होंने कहा ठीक है यूनक्स हैं, ये क्या कर लेंगे, ना ये आर्मी में एनरोल करेगा कोई इनको अब,
ना कुछ और होगा, बाकी आर्मियाँ हमने सब बर्खास्त कर दी हैं, हम मानते नहीं हैं उनको आर्मी। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद उन्होंने उनको ज़्यादा वैल्यू किया नहीं था। लेकिन 1857 के बाद जिस तरह से इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होने लगी, या कहिए जिस तरह से सूचना का संचार लोगों ने आपस में बढ़ा लिया कि हमें ये जानना ज़रूरी है अंग्रेज़ कहाँ क्या कर रहे हैं, तो दिल्ली में क्या हो रहा है वो लखनऊ वालों को जानना ज़रूरी है, लखनऊ में क्या हो रहा है वो हैदराबाद को जानना ज़रूरी है, ताकि हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। उस ज़माने में उनको ज़्यादा फिक्र, जैसे मैंने कहा, है नहीं। लेकिन अंग्रेज़ सर्विलांस पे पूरा काम कर रहे हैं। ओके। अंग्रेज़ पूरी नज़र रखे हुए हैं कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। उस ज़माने में ये लोग न्यूज़ कैरियर्स हैं, यूनक्स। बहुत बड़े पैमाने पे ये न्यूज़ कैरियर्स हैं। और इनके न्यूज़ कैरियर होने से समस्या ये है कि ये यहाँ तो पुरुष का भेष धारण किए हुए कर रहे हैं कुछ, और दिल्ली से निकल के किसी एक जंगल से पार होने के बाद आगे जब कहीं निकल रहे हैं तो महिला हैं, किसी दूसरे की वाइफ हैं, रूप बदल बदल कर, क्योंकि ये उसमें एक्सपर्ट हैं, क्योंकि ये इंटेलिजेंस में काम करते थे। एग्जैक्टली। और वो ट्रेनिंग इनकी तब भी हो रही है। तो 1871 में एक एक्ट लाया गया, 1871, जो पॉपुलर है, द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 जी। 1871 का ये एक्ट कहता है कि कहीं भी आप नाचते गाते पाए गए, ओके, कोई पुरुष महिला की ड्रेस पहनकर नाचता हुआ पाया गया, कोई पुरुष महिला की कपड़े पहनकर या उसका रूप धारण करके स्वांग ज़ेवरात या वो सब कुछ भी करता हुआ कुछ भी पाया गया, तो ये सज़ा के दायरे में आएगा। और वो सज़ा क्या थी? वो सज़ा तो वही तय करेंगे ले जाने के बाद, वो मारेंगे पीटेंगे। अच्छा, मतलब उस एक्ट में उन्होंने ये डिफाइन नहीं किया था कि क्या सज़ा है, सज़ा वो वहाँ पर तय सज़ा करेंगे। वो इट इज़ पनिशेबल, बस उसमें अच्छा। जब वो पनिशेबल है, क्योंकि सज़ाएं अलग वैरायटी की होंगी, कि यदि वो सिर्फ नाच गा रहा था और उसका कोई लिंक नहीं निकला तो उसे मारने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मारा भी गया है। और यदि वो नाच गा रहा है और उसके भरोसे बेसिकली वो ये खबरें लगा रहा है कि ये कंटोनमेंट में क्या चल रहा है, कौन बड़ा आदमी आया हुआ है, कौन छोटा आदमी आया हुआ है, कौन सा राजा वहाँ पहुँचा हुआ है, कौन लोकल आदमी वहाँ खबर पहुँचा रहा है, या कौन से चांदनी चौक का कौन सा समुदाय है जो वहाँ जा जाके कह रहा है कि नहीं जी फलाना को हटा दो, फलाना को हटा दो, मैं ये। तो ये जो सारी खबरें हैं, उनको यदि वो ट्रैवल कर रहा है और उसका यदि कोई लिंक मिल जाता है तो उसको मारना ज़रूरी हो जाता है उनके लिए। उनके लिए वो खतरा है। उनके लिए वो खतरा है, क्योंकि वो आगे भी ये करेगा फिर। और कोई नहीं जानता उसकी यूटिलिटी। मान लीजिए आप दिल्ली में ख़त्म कर देंगे तो हैदराबाद में ख़त्म नहीं होगी, वो जाके फिर एनरोल होगा। सो ऑल दीज थिंग्स आर अंडर द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, कि आप ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। वहाँ से हम देखना शुरू करते हैं कि अंग्रेज़ उस एक्ट के बाद ये किसी एक बैकग्राउंड में चले जाते हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ यही, उस ज़माने में ऐसे और बहुत समुदाय हैं जिनको ये किया गया, क्योंकि मोबिलिटी और सर्विलेंस एक इशू है। वो ये जानना चाहते हैं, अंग्रेज़ ये जानना चाहते हैं आप कहाँ रहते हैं, क्या आप करते हैं, आपको कितने लोग वहाँ जानते हैं, आपका घर कहाँ है। अब जितने भी, क्योंकि हिंदुस्तान में ज़्यादातर मोबाइल कम्युनिटीज़ थी, ओके, जैसे नट हो गए, बावरिये हो गए, बंजारे हो गए, यूनक्स हो गए, हिजराज हो गए, तो ये किसी एक जगह नहीं टिकेंगे। ये क्यों टिकेंगे? क्योंकि एक बंजारा है, कहीं से सामान ला रहा है, वो दिल्ली क्रॉस कर रहा है, उसने अपना सामान बेच लिया तो उसका दिल्ली में ठहरने का कोई मतलब नहीं है, उसको व्यापार के लिए आगे बढ़ना है। और यदि वो लखनऊ से जाकर कोई सामान लाना चाहता है, ये कह लीजिए लखनऊ की जरदोज़ी लाकर वो दिल्ली में बेचना चाहता है, तो वो दिल्ली से निकलेगा और फिर आकर दिल्ली में मलमल खरीद कर काबुल पहुंचाना चाहता है तो वो रुकेगा नहीं। एग्जैक्टली। और वो जंगल जब पार करेगा तो उसको उस जंगल से गुजरने के लिए या उस इलाके को पार करने के लिए क्या चीज़ होना है वो वही जानेगा और वो करेगा। These were like nomadic people. Nomadic, but not only nomadic in the sense they are not free wanderers कि हम बस फिर रहे हैं। अच्छा, उनका पर्पस है, वो ट्रेड कर with a रहे हैं। purpose. अब नट है, जहाँ स्वांग का, जहाँ नौटंकी का समय ख़त्म हो गया, खेत खलियान का हार्वेस्टिंग ख़त्म हो गया, लोग पैसा लाकर खेत खलियान से सेलिब्रेशंस ख़त्म कर चुके हैं और वापस सोइंग में लग गए हैं। एग्रीकल्चरली डोमिनेंट कंट्री है, जब वो वापस खेती करने लग गए हैं तो उनका वहाँ कोई काम बचता नहीं है, तो वो आगे बढ़ेंगे। अब वो शहरों में आएंगे, नौटंकियाँ करेंगे।
नौटंकियों का यहाँ मतलब है क्योंकि वो पूरी एक आर्ट है उस ज़माने में, ठीक है। उसी तरह से वो बाकी सब काम करेंगे, रस्सी पे चलना, बीच चौक पे करके, क्योंकि उनको पैसा तो कमाना है ना, लाइवलीहुड तो कमानी है। वो ज़माना तो जा चुका है जब वो बादशाह के महल में जाके करेंगे और बादशाह उनको साल भर का इनाम एक साथ दे देगा, तो वो ये सब करेंगे। इसीलिए हम देखते हैं 1857 के बाद बहुत मिलता है कि लाल किले के चौक पे ये नौटंकी हो रही है, जब बादशाह किंग आने वाले हैं दरबार के लिए तो उनको हटाया जा रहा है, चांदनी चौक को खाली करना ज़रूरी हो गया है। तो उस तरह से आप मतलब वो आप मैं ये कहूँगी ये फ्रेगमेंटेड रिसोर्सेज हैं हिस्ट्री के। अब हमें ये फ्रेगमेंटेड सोर्सेज को जोड़ जोड़ कर देखने की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे नौटंकी हो रही थी, हैदराबाद में भी हो रही थी, वहाँ पे, तो इसका मतलब ये थे तो सही ना। एग्जैक्टली। और ये लोग वो काम कर भी रहे हैं। इन्हीं में ये यूनक्स डीक्रिमिनलाइज कर दिए, मतलब क्रिमिनलाइज किए गए। और जब ये क्रिमिनलाइज हो गए तो इनको समझ में आ गया कि ये बाहर नहीं आ सकते, अब इनको आइसोलेटेड रहना ज़रूरी है और अपनी आइडेंटिटी छुपाना ज़रूरी है। छुपाना ज़रूरी है। तो अब आज के दिन जैसा हम पॉपुलरली कहते हैं कि ये जो जयपुर है उसमें मोहल्ला नादरान है, आज आपको नहीं मालूम होगा हिजरास कहाँ रहते हैं। आप सिर्फ उनको लाल बत्तियों पे देखते हैं कि वो भीख मांगते हैं। या आप लोगों को पता चलता है कि अरे इस मोहल्ले में तो आई जाएंगे, आपके यहाँ बच्चा हुआ है ना, लड़का हुआ है, वो आते होंगे 2-4 दिन में पक्का। हाँ, और हम हैरान भी हो जाते हैं, पता कैसे लग जाता है। एग्जैक्टली। और वो आते कहाँ से हैं ये आपको किसी को नहीं मालूम। हाँ। वो कहाँ रहते हैं ये किसी को नहीं मालूम, सिर्फ उनको सबको मालूम है कि फलाने चौक पर फलाना लाल बत्ती पे ये भीख मांगते हैं। और शायद दिल्ली में ये कोई बड़ी अचंभे की बात नहीं है कि ये लगभग हर लाल बत्ती पे भीख मांग रहे होते हैं, कोई अचंभे की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली दे ऑल्सो नीड मनी, कि आज के दिन उनकी जितनी आर्ट थी उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है, उनकी इंपॉर्टेंस ही ख़त्म कर दी गई और उनकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो गई है। तो अब उसके अंदर उनको सर्वाइवल तो करना है। अच्छा, जब ये एक्ट लाया गया, मैं ईयर एक बार भूल गई, आपने बताया था 1871 में। आपने कहा एक तरफ ये चल रहा था, एक तरफ किंगडम था जिनमें ये थे, तो जब ये एक्ट लाया गया तब किंगडम से भी ये निकाले गए? उस तरह का हमें कोई एविडेंस मिलता नहीं, क्योंकि देखो वहाँ ट्रस्ट फैक्टर है। पर हाँ, वहाँ पे ये चेंजेस ज़रूर हुए होंगे जो कि हमें फिर नहीं मिलते। एविडेंसेस, रिकॉर्ड्स गायब कर दिए हैं? नहीं, रिकॉर्ड्स गायब नहीं कर दिए हैं। उसमें मुझे लगता है क्योंकि जो भी अंग्रेज़ों से इंटरेक्ट कर रहा है उसको मालूम है ये मतलब क्रिमिनलाइज कर दिए गए हैं, तो बेहतर है इनको वहाँ ना भेजा जाए सामने। अच्छा। क्योंकि यदि ये सामने जाएंगे तो दिक्कत होगी। जैसा मैं बताऊं, जयपुर स्टेट के अंदर एक यूनक भरतपुर से आता है और वहाँ अंग्रेज साहिब जनरल लेक पहुँचे हुए हैं जयपुर में, और ये बंदा भरतपुर से आ रहा है और भरतपुर से उसमें कह रहे हैं कि जो आया है वो नाच करके दिखा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि 1803 में वो डांस कर रहा है इनके आगे, लेकिन वो राजमहल में कर रहा है क्योंकि वो भरतपुर स्टेट से आया है और जयपुर स्टेट के अंदर डांस कर रहा है। जनरल लेक आए हैं, उनके लिए ये डांस कर रहा है। राइट। तो कहीं ना कहीं शायद धीरे धीरे कहते हैं एक अंडरस्टैंडिंग इनकी डेवलप हो ही गई होगी कि भाई हाँ, ये भी एक वे ऑफ अर्निंग है। या कहिए उनकी खुद डेवलप नहीं हुई तो कुछ और बचा नहीं तो वो यही करने लगे। क्योंकि के.एस. लाल कहते हैं कि जैसे मुगलों का पतन हुआ ये भांड बन गए और ये नाचने गाने लगे। लेकिन यदि हम कंटिन्यूटी में देखें तो मुगलों के पतन के बाद ये जयपुर स्टेट में बहुत पावरफुल लोग हैं, जोधपुर में बहुत पावरफुल हैं, अवध में बहुत पावरफुल हैं। तो यानी इमीडिएटली तो इनका पतन नहीं हुआ। लेकिन जो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जो इनका डांसिंग मिल रहा है वो एक आप कह सकते हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पस से भी हो सकता है। अच्छा, मतलब इसका भी कोई एविडेंस नहीं है कि क्या ये सिर्फ अर्निंग के लिए है या एंटरटेनमेंट? वो एंटरटेनमेंट है प्योरली। वाई? क्योंकि वो किसी और किंगडम से आया है। ओके। वो किसी और किंगडम से आया है तो प्योरली ही इज जस्ट देयर टू एंटरटेन। ओके। बिकॉज वो कह रहे हैं कि इसके डांस मूव्स बहुत अच्छे हैं, ही इज़ पॉपुलर फॉर हिज डांसेस, ही मस्ट बी अ गुड डांसर। लड़के अच्छे डांसर हो सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो एक अच्छा डांसर होने के नाते वहाँ डांस परफॉर्मेंस कर रहा है। तो दैट मीन्स ये अब इनका अपना समुदाय है तो उसमें एंटरटेनमेंट भी तो ये करते होंगे ना। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं सिर्फ नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को ही टीवी देखने की ज़रूरत पड़ती होगी, गाने सुनने की ज़रूरत पड़ती होगी, पर ये लोग भी तो गाने सुनते होंगे, ये लोग भी तो नाचते होंगे, ये लोग भी तो त्यौहार मनाते होंगे। ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते, लेकिन ये जब किसी बच्चे को जो उस तरह की डिफॉर्मिटी से पैदा हो रहा है या कह लीजिए उस क्लासिफाइड जेंडर में पैदा हो रहा है, डिफॉर्मिटी खैर ये नहीं है, तो उसको ये जब लाते होंगे तो इनके लिए तो चाइल्ड बर्थ है। हाँ।
दैट्स इक्वल टू चाइल्ड बर्थ, तो वो भी तो उसको सेलिब्रेट करते होंगे, इनकी भी दिवाली होती होगी या इनकी भी ईद होती होगी, तो ये लोग अपने समुदाय के भीतर तो कुछ करते होंगे। यानी कि ये जो सिर्फ एक एक्ट आया, इसने इन्हें सोसाइटी से अलग थलग कर दिया कि आप अब दिखने नहीं चाहिए, अब आप नॉर्मल नहीं है कि आप दिखाई दें, क्योंकि आप दिखाई देंगे तो आपकी वजह से हम पे कुछ आफत आ सकती है। तो ये इस एक्ट ने किया, एक तरीके से लीगल था ये, लेकिन दिलों में तो किसी के उस वक्त भी इतना बैर नहीं होगा जिस तरह से आज हम जो देखते हैं कि दिलों में वो दूरियां हैं। आई थिंक उसका कारण है क्योंकि आप लगभग 150 पौने 200 साल तक आप एक समुदाय से इंटरैक्ट ही नहीं करते हैं। अच्छा, आप उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं, तो यही होगा। क्योंकि तभी आप किसी को समझ सकते हैं जब आप उससे बात करते हैं, आप उसे देखकर कि बस आप, इट्स लाइक कि हमारी कोई दूर की दादी हैं जिनसे हम कभी मिले ही नहीं, तो उनसे हम दिल से दिल कनेक्ट कैसे होगा। हाँ, ये भी बात है। तो मतलब आप, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ को जानने के लिए या किसी चीज़ से इंटरैक्ट करके तभी आप उससे तय कर सकते हैं कि इससे आपका कैसा रिश्ता रहेगा। जी। जब तक आप वो नहीं करते हैं तो मुश्किल है। ये इस तरह से है कि आप पड़ोसी को जानते ही नहीं और कहते हैं बड़ा एरोगेंट है शक्ल से, तो आपने उसकी शक्ल जज कर डाली। अब वो हो भी तो सकता है जब जिस दिन आपने उसकी शक्ल देखी वो कोई बहुत टेंशन में हो या उसका अपना कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो जिसको वो संभाल नहीं पा रहा हो। जब आप इंटरैक्ट करते हैं तो आपकी कई बार बिल्कुल सोच अलग उसके हो बारे में जाती है। सोच बदल जाती है, उसका विचार बिल्कुल बदल जाता है आपका, और आप आके कहते हैं नहीं नहीं बहुत भला आदमी है भाई। कईयों को देख के कहते हैं देखने से ही लगता है कि घटिया होगा, और जब आप उनसे 5-7 बार मिल लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, नहीं वो बहुत खानदानी है भाई। तो ये तो मुझे लगता है आपका इंटरेक्शन तय करता है। हाँ, और इसीलिए हम कहते हैं डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। या सो आई मीन आई थिंक अब ये है कि ये इंटरेक्शन इनसे है नहीं, कोई इनसे इंटरेक्ट करना नहीं चाहता। और पौने 200 साल आप कह रहे हैं 1871 में एक्ट आया, आप उसी से लगा लीजिए 1971, और इधर हम 50 साल और लगा लीजिए आप, तो स्ट्रेट। हाँ, बिल्कुल अलग थलग हैं ये। और उसके बाद क्या हुआ कि आज हम ये जो लड़ाई देख रहे हैं कि फिर से ये अपनी आइडेंटिटी के लिए फाइट कर रहे हैं, अपने हक के लिए फाइट कर रहे हैं, ये कब से फिर से होने लगा? देखिए मैं इसमें सिर्फ 2 लोगों का नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि एक धनंजय हैं, ओके, मैं उनसे पर्सनली मिली हूँ, और वो चंडीगढ़ रहती हैं। मतलब उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया है कि मैं विमेन हूँ देन, Okay. यू नो। तो शायद जो काम वो कर रही हैं उसको कुछ ख्वाजा सार्स एफर्टफुली करने लग जाएं तो मुझे लगता है काफ़ी बदलाव होगा। क्योंकि देखिए इनके इमोशंस को, इनकी बात को, और मैं ये नहीं कहती कि बाकी समाज ना करे, हिंदुस्तान के सारे समाज को वो जगह देनी होगी कि आप वो जगह दीजिए जहाँ ये यदि आपके बगल में फ्लैट लें तो आपको तकलीफ़ ना हो, क्योंकि ये आपके फ्लैट में आके नहीं रह रहे। और यदि किसी दिन वो आपके यहाँ गलती से चीनी मांगने आ जाए तो आप ये ना कहें किसने बुलाया था, राइट? आपको ये मानना होगा ठीक है एक इंसान है। आपके घर में यदि बच्चा होमोसेक्सुअल हो जाता है तो आप उसे बाहर तो नहीं फेंक देते हैं। लड़कियां डिवोर्स होकर चली आती हैं, वापस डिवोर्स होकर अपने घर आ जाती हैं, तो आप उनको वापस नहीं फेंक सकते हैं ना। और आजकल चूंकि हम फिर से इस चीज़ को खुलकर बात कर रहे हैं, आज हम खुलकर इस पर पॉडकास्ट कर रहे हैं और खुलकर लोग अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, मतलब कितने सालों बाद, शुरुआत से नहीं, डर डर कर, हिम्मत करके, लड़ लड़ कर एक्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि उसमें मैंने जैसा कहा कि धनंजय जैसे लोग ज़रूरी हैं, लक्ष्मी महाराष्ट्र में ज़रूरी हैं। उसी से मुझे लगता है कि यदि समाज में कुछ लोग, और वो दोनों ये काम इसलिए कर पाई हैं क्योंकि उन्होंने कुछ भी हो गया अपनी एजुकेशन नहीं छोड़ी, वो उसके पीछे लगी रही। उन्होंने कहा हम कैसे भी एडुकेट हों लेकिन हम एडुकेट होंगे। आप देखिए कितने दफ्तर हैं जहाँ कोई एक ट्रांसजेंडर चला जाए तो लोग उसके हाथ से पानी पीना पसंद करेंगे। आप शायद उनको MTS में भी लगाएंगे तो लोग उनको चाहेंगे नहीं। तो ये बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं आज के दिन हमारे समाज की संकीर्णता हो गई है, जो कभी ऐसा था नहीं। हाँ, आई एम श्योर। और बहुत सारे लोग हैं जो शायद इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो कहेंगे कि मतलब बात करना आसान है लेकिन आप किसी को रख के देखिए,
तो मैं मतलब अपनी प्रैक्टिस से मैं नहीं सेंसिटिव थी, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नहीं सेंसिटिव थी। जब मैं ग्रेजुएशन करती थी तो मुझे लगता कि नहीं, इनसे कुछ डरने की ज़रूरत है, अच्छा, इनसे दूर रहने की ज़रूरत है। और मैं शायद कहीं जाती थी क्योंकि मैं एनसीसी में हुआ करती थी, तो एनसीसी के चलते मैंने बहुत ट्रैवल किया, और ट्रैवल किया तो मतलब दिल्ली की शायद ही कोई गली छूटी, और उसके चलते मेरा कश्मीरी गेट जाना बहुत ज़्यादा होता था। और कश्मीरी गेट के, लाल किले के आसपास ये लोग काफ़ी मिलते थे। अच्छा, आज भी? आज भी मिलते हैं। लाल किले की किसी लाल बत्ती पे आपकी गाड़ी रुक जाए, आप देखिए इमिडिएटली आपको 20 से 25 लोग दिख जाएंगे दोनों तरफ। सो 40 लोग यदि एक साथ हैं तो यानी वो इलाका है, मोहल्ला है, या कहीं वो रहते हैं। सो उसमें जब मैं कश्मीरी गेट जाती होती थी, मैं बस में चढ़ती थी या बस में ये लोग आ जाते थे, तो मुझे हमेशा अंदर से ऐसे हो जाता था कि मैं खिड़की से बाहर कूद जाऊं। मतलब मुझे इतना डर था उस बात का, बिल्कुल मुझे बहुत डर था। जब मैंने पीएचडी करना शुरू किया तो मुझे लगा कि देखो ये एलिमेंट है एक कहीं, और मैं इसमें सच में शायद अपने टीचर हैं मेरे प्रोफेसर आरपी राणा, मैं उनको थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने मेरा शायद डर निकाला। उन्होंने कहा पढ़ो, इसके बारे में पढ़ो। तो मैंने कहा ठीक है। पीएचडी में ये टॉपिक मेरे बस नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि तुम छोड़ो इसको, तुम रहने दो, तुम इसके चक्कर में कुछ नहीं कर पाओगी, तुम पढ़ाई मतलब पीएचडी ख़त्म करो। वो हुआ। लेकिन उसके बाद भी कहीं मेरे दिमाग में वो था, क्योंकि मेरे दिमाग में इसलिए था क्योंकि ये बराबर मुझे दिख रहे थे। बराबर क्यों दिखते थे? क्योंकि मैं शायद रहती थी नॉर्थ दिल्ली में मेरी शिक्षा की ज़रूरतों के दायरे में, और मेरी नौकरी शायद हो गई थी वेस्ट दिल्ली में। तो नॉर्थ से लेके मैं वेस्ट तक जो रोज़ सुबह जाती थी 7 बजे तो भी ये मिलेंगे, मैं 10 बजे जाऊं तो ये मुझे मिलेंगे, मैं 3 बजे जाऊं तो भी मिलते हैं, 4 बजे आऊं तो भी मिलते हैं, 5 बजे हैं तो भी हैं, 8 बजे भी लाल बत्ती पर। मुझे लगता था क्या है ये, क्यों है, मतलब तब भी मुझे ये फीलिंग थी। लेकिन आई थिंक एक कॉन्फ्रेंस आई और वहाँ मुझे फोर्स किया गया आपको पेपर पढ़ना है। तो मैंने कहा कि देखिए मेरा कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है और मैं शायद नहीं कर पाऊँगी। उन्होंने कहा नहीं आपको करना है, बिकॉज ही इज़ अ वेरी सीनियर टीचर। तो मैंने कहा ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। मैंने ऐसे ही कुछ कुछ देखना शुरू किया, और शायद वो कहते हैं ना उस वक्त ही वो शायद मिलना था मुझे इतना मटेरियल मिला कि मुझे लगा माय गॉड दिस इज़ अ ओशन, ओनली थिंग इज़ आई एम सपोज टू फिल माई बकेट फ्रॉम इट। सो आई स्टार्टेड कलेक्टिंग माई सोर्सेज की वैरायटी के लिए मुझे जो सबसे पहली चीज़ मिली थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। उसको पढ़ने के बाद मेरा एकदम उसमें ये हो गया कि नहीं मुझे ये जानना है, पूरा जानना है, मुझे बस एक बार समझ लेना है। तब मैंने वो सब शुरू किया और समझते समझते मुझे रियलाइज़ हुआ, और आज मुझे इनको लेकर किसी तरीके का कोई डर नहीं है। मैं आज भी चांदनी चौक जाती हूँ, मैं आज भी लाल किले से गुजरती हूँ, तो मैं कभी भी बंद कार में नहीं गुजरती हूँ। मेरी हमेशा खिड़कियाँ खुली रहती हैं। मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ मैं ऑटो से जाऊँ या रिक्शा से जाऊँ, क्योंकि ये ज़रूर मिलेंगे फिर आपको। और ये जब मुझसे पैसे मांगते हैं मैं सिर्फ इनको नमस्ते कहती हूँ, पूछती हूँ नाम क्या है तुम्हारा, बस। और ये मुस्कुरा के रिप्लाई करते हैं नमस्ते मेरा नाम ये है। और मतलब वो मेकअप, वो बहुत ही फाइन तरीके से लगाई हुई लिपस्टिक, मतलब मैं देख के हैरान होती हूँ कि देखो एक अच्छा खासा मेकअप आर्टिस्ट ये सब सीखता है तो नौकरी पाता है, लेकिन ये किसी मेकअप स्टूडियो में जाएं और बोले हमें नौकरी दे दीजिए, हम मेकअप कर देंगे आपका, तो शायद इनको कोई नहीं रखेगा। इतनी गर्मी में वो खड़े हैं, इतनी गर्मी में। लीव असाइड आई थिंक वो जो वाइट कलर का पाउडर लगता है उसको छोड़कर इनकी लिपस्टिक इतनी फाइन होती है कि कितनी धूप में खड़े हों बिल्कुल वो ब्लीड नहीं करती। कुछ ना कुछ इनके बारे में बातचीत लगातार की जाए ताकि इन्हें इन्वॉल्व किया जाए, फिर से हमारी सोसाइटी इन्वॉल्व किया जाए, या जो आज के दिन शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन के लिए कुछ करना चाह रहे हैं मतलब हिजरास को या उन यूनक्स को बुलाकर या उन ट्रांसजेंडर्स को बुला के उनसे बात करना ज़रूरी है। एग्जैक्टली उनको समझना ज़रूरी है ताकि हम ये समझ सकें कि वो भी हमारी तरह ही दुखी होते हैं, रोते हैं, भूख लगती है उनको भी, वो भी खाना चाहते हैं, वो भी अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, वो भी अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमने उन्हें अलग थलग क्यों किया है ये समझिए, वो थे ही नहीं अलग।
हमने अलग कर दिया, और हमने भी नहीं, जो हम पर राज करने आए उन्होंने अलग कर दिया। मैं आपको बताऊं एक केस, जैसे कहते हैं ना कुछ चीज़ें बहुत सारी आप जब बिल्कुल एक रैंडम थॉट में होते हैं तब आपके साथ होती हैं। बिल्कुल, बताइए। मुझे याद है, मुझे एक बहुत प्रोलॉन्ग समय तक मैं बीमार रही किसी वजह से, और उस बीमारी के दौरान मेरी माता को किसी ने कहा कि आप है ना इसको वहाँ दिखाइए, इसका तभी इलाज होगा। कहाँ पर? उसी पे मैं आ रही हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली से घर पहुँची, मैं बहुत बीमार रहती थी हमेशा, मतलब मेरा सर दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे हो रहा है। सो मेरी माँ ने कहा बेटा एक बार वहाँ चली जा। मैंने कहा कहाँ है, क्या है? तो मैंने कहा चलो गाड़ी लेके। मेरी मम्मी ने कहा नहीं हम लोग नहीं जाएंगे वहाँ। अलग तुम क्यों नहीं जाओगी? जब मुझे जाना है तो तुम क्यों नहीं चलोगी? कहती नहीं मैं नहीं जाऊँगी। कौन जाएगा? तेरे मामा जाएंगे। सो मैंने कहा कि आपको नहीं जाना है तो मुझे भी नहीं जाना चाहिए शायद। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा तेरे मामा जाएंगे और वहाँ वही लेके जाएगा और कोई नहीं जाएगा। हमने कहा ठीक है भेज दीजिए। वहाँ गाड़ी भी नहीं गई, हम लोगों को बस से भेजा गया, बस से जाओ। हम लोग गए। मेरा एक छोटा सा होम टाउन है, वहाँ से निकल के हम लोग पहुँचे उस जगह। मैं उस जगह का नाम भी बता सकती हूँ, पाटन वो नाम है। और सीकर से चल के हम पाटन पहुँचे, बस से उतरे तो मेरे मामा ने कहा अब हम पैदल चलेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं गाड़ी ले लो ना, कोई ऑटो कर लो, कुछ भी कर लो। कह रहे ऑटो कहाँ है यहाँ? मतलब बहुत छोटा सा इलाका है, गांव है बेसिकली। तो मैंने कहा मेरे से वैसे ही नहीं चला जाता। तो कह रहे कोई बात नहीं चलो। चलो हम लोग निकले। हम लोग चलते चलते शायद 25-30 मिनट हम चले होंगे, और काफ़ी एक ऐसे ऊंची सी, जैसे होता नहीं थोड़ा, जैसे आप लेवल से आप थोड़ा ऊंचाई पे, पहाड़ी भी नहीं, उसके पीछे अरावली है नो डाउट, आप एलिवेशन पे चढ़े। और थोड़ा सा चल के 2-4 छोटे मोटे घर छोड़ के अचानक से एक बहुत बड़ी सी हवेली सामने आ गई। मेरे मामा ने कहा यहाँ अपने को जाना है। आई सेड चलो। वी एंटर्ड। बाहर से ऐसा लग रहा था हवेली है, कोई है, और गेट है बड़ा सा, जैसे हवेलियों में बाहर की तरफ दलान टाइप का। छोटा सा उसमें एक खिड़की थी जिसको हम मोरी कहते हैं। मोरी से हम एंटर करे, गए तो देखा बड़ा सा वरामदा। उस बड़े से वरामदे को देख के मुझे लगा कितनी जगह है इसके पास, मतलब ये जो भी कोई है इनके पास कितनी जगह है जहाँ हम आए। कोई बड़ी शख्सियत, कोई रईस। हाँ मतलब फीलिंग वही आई, क्योंकि आप शहर में दिल्ली का रेंट देते देते आपको समझ में आने लगता है कि अच्छा इतनी बड़ी जगह का तो पता नहीं कितना रेंट होगा। और आगे बढ़े तो उन्होंने कहा यहाँ बैठ जाइए कुर्सियों पे। हम लोग बैठ गए, वेट करते रहे। बाहर था, गर्मी बहुत नहीं थी, जबकि राजस्थान था और मंथ था लगभग जुलाई अगस्त का, तो उस तरह से गर्मी थी, लेकिन बहुत ख़राब वाला नहीं, आराम से हम लोग बैठे थे। 15 मिनट बाद में अंदर से एक आदमी आके बोले कि, मतलब एक प्रॉपर पुरुष आके बोले कि बुला रही हैं अंदर। जो बुला रही हैं अंदर, तो मैंने कहा कोई लेडी है? बोले दिमाग मत लगाओ फालतू, कुछ मत बोलना, चुप रहना, वो जो बोले हाँ हाँ करना। ऐसे ढुक के मैं शायद रही होंगी 21 साल 22 साल। हम पहुँचे अंदर। अंदर पहुँचते ही उनको लेटी हुई थी एक चारपाई पे एक लेडी। हम जैसे उस रूम में एंटर किए, मतलब एक बड़ा सा कमरा, हम जैसे एंटर किए तो उसे दरवाज़ा कहते हैं राजस्थान में, वो फर्स्ट एंट्री होती है हवेली की। हम जैसे उसमें एंटर किए तो एक बड़ी सी चारपाई पे एक बड़ी सी लेडी लेटी हुई है, खूब हैवी, मतलब लिटरली ओबेस, और उनके पैरों में मतलब नीचे इतनी ज्वेलरी, मतलब टकने से लेके घुटने तक सिल्वर एंड गोल्ड, दोनों पैर। उनको देखते ही मैं आई वॉज लाइक मेस्मराइज्ड कि वाओ दिस इज़ रिच। अब उन्होंने घूंघट किया हुआ था, तो उनको कहा आ गए हैं, तो उन्होंने कहा उठाओ, तो 2 लोगों ने उठ के उनको बैठाया। तो घूंघट काफ़ी लंबा था उनका, उन्होंने उनको ओढ़नी भी, मतलब जो पीछे थे बंदे जो सेवादार थे उनके, उन्होंने वो ओढ़नी पीछे करी। उनके हाथ बाहर दिखाई दिए, फुल ज्वेलरी, टोटल गोल्ड एंड सिल्वर, एंड देन हर फेस, ब्यूटीफुल मेकअप। एक चीज़ होती है बोरला, जिसे आजकल के बच्चे हेडलाइट कह के बुलाते हैं, प्रॉपर गोल्ड का जड़ाव का बोरला, एंड फुल नेकलेसेस वन आफ्टर अनदर एंड टिल बॉटम, लाइक वेस्ट लाइन तक उनका फुल
आई वॉज, क्योंकि मैं हिस्ट्री में एमए कर रही थी तो मैं ऑलरेडी मुगल वुगल पढ़ के मतलब ज्वेलरी के बारे में इतना एक्सप्लोर करती रहती थी कि मुझे लगा कितना मतलब भव्य है। और चारपाई, मतलब नॉर्मल चारपाई पे जो जूट की होती है, मूंज की, उस पे लेटी हुई थी वो, बैठ के बोली, हाँ क्या दिक्कत है? अ फुल वॉइस ऑफ मेल, फुल वॉइस ऑफ मेल, एंड मेल वॉइस में वो बोली, हाँ क्या? तो आई वॉज लाइक अबाउट टू, कि मुझे पता नहीं। माई मामा वॉज लाइक, ऐसे ऐसे ये बीमार है और इस तरह से बार बार बीमार होती है, हर साल बीमार होती है, उसी सीज़न में होती है वो। एंड देन शी डिड वॉट शी वॉज सपोज टू डू, एंड इन द एंड शी गेव मी a red color का thread which she was keeping on her hand. She just broke it and she gave me saying, इसे पहन लेना, गले में रखना और 5 मंगलवार के बाद तोड़ के फेंक देना। I said okay. She was a हनुमान भक्त। ठीक है जी, वहाँ से मैं वापस आ गए। वो इमेजिनेशन मेरे लिए इतने दिन जिंदा रही कि मैं आज भी उसको बात करती हूँ तो मैं आई कैन विजुअलाइज हर। I can see that, you know, big veranda with red floor. I can imagine that haveli with all stone laid out. I remember that canopy. I remember those outlays, उस हवेली के जो corners में उन्होंने corridors बना रखे थे। मतलब शायद मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ उसमें से। वो कहीं था, उसी को मैंने PhD में डेवलप करने की कोशिश, बट देन अगेन आई सेड आई कुड नॉट गेट माई हैंड्स ऑन इनटू इट, तो मैंने उसे ड्रॉप कर दिया। लेकिन फाइनली आई मीन दैट कॉन्फ्रेंस मेड ए चेंज, और मैंने फिर इसको थोड़ा करने की कोशिश की। इसमें इंटरेस्टिंग ये भी है कि ऐसे भी बहुत सारे यूनक्स हैं जयपुर स्टेट में, या कहिए आपके जोधपुर स्टेट में, जिनका रिलीजन भी नोन है और जिनकी कास्ट भी नोन है। जैसे मोहन राम नादर तिवारी हैं, इज अ ब्राह्मण ऑफ जयपुर। तिवारीज जयपुर में खूब हैं। आप नाजर हरकरण पे जाइए तो वो श्रीमाली ब्राह्मण हैं। ओके। और जोधपुर में हैं, पॉपुलर हैं, श्रीमालीज हैं जोधपुर के आसपास। तो हम देखते हैं कि मतलब ये अब कास्ट के लिए ओपन भी हो रहे थे 19th सेंचुरी के बिगनिंग में, क्योंकि ये अपने सारे जो इनके फैमिली फंक्शंस हैं, या कह लीजिए जो इनके फैमिली के प्रति ड्यूटीज़ हैं प्रोक्रिएशन की, वो सब कंप्लीट करके आ रहे हैं। और आप समझिए ये बिजनेस कितना ल्यूक्रेटिव था कि मोहन राम नादर तिवारी ने खुद यूनक बनने के बाद अपने बच्चों को बहुत समय तक नहीं बनाया, और जब वो खुद पॉपुलर हो गए तो अपने दोनों बेटों को यूनक बनाया, शंकरलाल और मोहनलाल। क्योंकि जब उनकी डेथ होती है और वो बाकायदा तीर्थ करने जाते हैं, स्टेट उनके तीर्थ को फाइनेंस करता है, तीर्थ में उनके लिए बाकायदा स्पेशल अरेंजमेंट होता है, और वो रेगुलर की तरह गया जाके तीर्थ करते हैं, वृंदावन में तीर्थ करते हैं, सब जगह तीर्थ कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कहीं से भी अलूफ तो नहीं थे, ना ही इनको धार्मिक जगह में अलग जगह से देखा यस, धर्म में इनके लिए जगह थी, धार्मिक स्थानों में इनकी आप कहिए धार्मिक यात्राओं के लिए जगह थी, या ये यदि आप कह सकते हैं पिलग्रिमेज करना चाह रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात आपने बताई, करना चाह रहे हैं तो तीर्थ के लिए जगह है। और ये पढ़ाई कर रहे हैं, इनके पढ़ाई की शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, सारी बातें हैं। तो ऐसा क्यों है कि आज हम इनको नहीं एक्सेप्ट, क्योंकि अंग्रेज़ तो भी जा चुके हैं, 70 वर्ष में हम इन्हें जगह क्यों नहीं दे पा रहे हैं, या हमें ये आज भी ऐसे क्यों लगता है कि नहीं ये हमारे लिए ठीक नहीं है। स्कूल में, नॉर्मल स्कूल में ट्रांसजेंडर बच्चे जाते हैं, उनको कितनी समस्या आती है, शायद वो किसी को बता भी नहीं पाते होंगे जीवन में। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में ट्रांसजेंडर्स के लिए स्कोप है, पर आप देखिए कितने लोग आते हैं एडमिशन लेने, कितनों को मिलता है? नहीं, सीट्स हैं तो आएंगे तो मिलेगा, क्योंकि आप वो तो नहीं, कोई रिस्पॉन्स है, नहीं आ रहे हैं, हाँ नो डाउट बहुत से लोग हिम्मत करके आते भी हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता होगा एक समय के बाद कि उनको छोड़ के जाना पड़ता होगा, या तो उनके लिए जगह नहीं बन पाती होगी, या बाकी लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते होंगे। कितने ट्रांसजेंडर्स ऐसे हैं जो टीवी स्क्रीन्स पर आते होंगे, एंकर बनते होंगे, यही, जबकि स्किल तो उनके पास सब है। और आप बात करते हैं, क्योंकि यदि हम बात करें इंडस्ट्रीज़ की, या आई मीन जो भी कैमरा वर्ड है, तो ये तो रूप धारण करने में माहिर हैं, तो इनको जगह क्यों नहीं है? एग्जैक्टली। और फिल्मों में भी यदि इनको पोर्ट्रे किया जाता है तो उसी तरीके से क्यों पोर्ट्रे किया जाता है कि ये इसी तरह के कैरेक्टर हैं? क्यों इनको इस तरह नहीं दिखाया जाता कि यस दे आर केपेबल? और जहाँ हम इतिहास को लेकर इतनी सारी मूवीज बनाते हैं, वहाँ इनके इतिहास पर क्यों नहीं, जो कि इनका सही इतिहास है। जो कि इनका सही इतिहास है।
सो ऑन दिस नोट हम मनीषा मैम इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। आपसे हम जितना भी जाने इस पर हमें कम ही लग रहा है, और क्योंकि ये उतना ही दिलचस्प मुद्दा है और वाकई इट्स सैड टू नो। मैं फिर से वही जो मैंने शुरुआत में कहा था, मैं आखिर में कहूँगी कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में थर्ड जेंडर का जितना रोल रहा है और आज हमें एक भी नाम नहीं मिलता, आप जैसे हिस्टोरियंस ही मुझे पढ़कर इसको निकाल पाते हैं, एक आम आदमी के मुंह पर वो नाम नहीं आता, ये काफ़ी एक हार्श रियलिटी है। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच मैम। ऑन दिस नोट हम एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को, एबीपी लाइव पॉडकास्ट को देखते रहिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू मैम।